देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। अच्छा देखो आज हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ेंगे, तो पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा स्टडी मैट एक बार दिखाते हैं। ये देखो ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसको यहाँ पर देखो बोला है OMSM, ठीक है। इसका शॉर्ट जो नाम है वो OMSM है। यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड है, एक ऑपरेशन मैनेजमेंट और एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। देखो ऑपरेशन मैनेजमेंट 70 मार्क्स का आएगा, मतलब 70% 70 मार्क्स का रहता है, और ये जो है ये 30 मार्क्स का रहता है। जिसमें से ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ये सिर्फ थियोरिटिकल है, ठीक है। और ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है यहाँ पर थ्योरी भी होता है और सम्स भी होता है, ठीक है, मतलब मैथ्स भी रहता है। तो थ्योरी और ये सम्स तो रिलेटेड ही होता है, कोई भी थ्योरी ले लो, ठीक है। जैसे अगर हम लोग कॉस्टिंग का ही देख ले, अगर हमें कॉस्टिंग का जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग, उसका थ्योरी मतलब जो बेस है वो नहीं पता चलेगा तो हम लोग सम्स भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर थ्योरी भी पढ़ना है, हमें सम्स भी पढ़ना है, लेकिन हर एक थ्योरी के अगेंस्ट में सम्स रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। पहले हमें ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है ये सब पता करना पड़ेगा, ठीक है। क्या टॉपिक क्या है, क्या चैप्टर, मतलब इससे पहले हम लोगों को बेसिक पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट। उसके बाद इसको हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने बिजनेस में वो सीखना पड़ेगा, और वो सीखते हुए हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे। तो यहाँ पर कैलकुलेशन थ्योरी दोनों रहेगा, जबकि ये प्योरली थ्योरी है, यहाँ पर कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं रहता है। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो ये 70 मार्क्स और ये 30 मार्क्स, ठीक है। अब देखो हम लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से दिखाते हैं एक बार। ये रहा, ठीक है। ऑपरेशन मैनेजमेंट का कितना सारा स्टडी नोट है, देखो स्टडी नोट 1, स्टडी नोट 2, ठीक है, स्टडी नोट 1, स्टडी नोट 2, स्टडी नोट 3 4, ठीक है, 3 4 5 6 यहाँ तक, ठीक है। 5 6 7 7 है ऑपरेशन मैनेजमेंट का, ठीक है, स्टडी नोट। और यहाँ पर सेक्शन बी आ जाएगा जो कि 30 मार्क्स का रहेगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का 3 शायद स्टडी नोट है, देख लेते, 3 ही होना चाहिए, 3 ही है, ठीक है। ये देखो एक यहाँ पर 10 9 और 8, ठीक है, जो कि प्योरली थ्योरी रहेगा। तो आज हम लोग स्टडी नोट 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि व्हाट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में स्टडी नोट 1 में क्या बोला गया है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट का पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट वर्सेस ऑपरेशन मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन, रिसेंट ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। ये पूरा थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी है, लेकिन यही बेस है, यही बेस है ऑपरेशन मैनेजमेंट का। इससे हमें पता चलेगा कि ऑपरेशन मैनेजमेंट चीज है क्या, ठीक है। तो यहाँ से थियोरिटिकल क्वेश्चन आता है, जैसे जो भी पैटर्न अभी बना हुआ है, पहले भी ऐसा होता था लेकिन अभी थोड़ा सा चेंज है, मतलब ट्रू फॉल्स, MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब यहाँ से आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई मैथमेटिकल पार्ट है नहीं, तो यहाँ से आएगा। तो ये प्योरली थ्योरी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी थ्योरी और जो सम्स मिक्सड अप होता है, लेकिन काफी मार्क्स का थ्योरी आता है, बेसिकली ज्यादा थ्योरी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग समझ के पढ़ेंगे तो आराम से याद रहेगा। और अच्छे तरीके से इसीलिए पढ़ना है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस है, MCQ है, ट्रू फॉल्स है, मैचिंग होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, या फिर थियोरिटिकली लिखना भी पड़ता है, मतलब जो टाइप करना पड़ रहा है। तो इसके लिए हमें अच्छे से पढ़ना है, हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते थ्योरी, थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर से मैक्सिमम थ्योरी वगैरह ही आएगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो प्योर थ्योरी है ही, ठीक है। और उसके बाद जहां जहां हमारा मैथ्स रहेगा वो हम लोग करेंगे, वैसे सारा चीजें करेंगे, लास्ट में हम लोग अपना क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से देख लेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये वाला स्टडी नोट 1 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम दिखाते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है, तो नोट डाउन कर लो, ठीक है, नोट डाउन ही करना है हम लोगों को। हम लोग पहले पढ़ेंगे स्टडी नोट 1, ठीक है, मैट के हिसाब से करेंगे, काफी है हम लोगों के लिए। स्टडी नोट 1 जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, स्टडी नोट 1 ऑपरेशन मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, ठीक है, ऑपरेशन
कॉपी में ये पूरा होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम एग्जाम देने के टाइम हमें पूरा बुक नहीं पढ़ना है। बुक में भी सेम चीजें लिखा हुआ है जो हम लिखाएंगे, लेकिन उसको हम शॉर्टकट कर दिए हैं। यहाँ पर काफी चीजें, जैसे इंट्रोडक्शन ही अगर हम लोग देख ले, ऑपरेशन मैनेजमेंट का इतना बड़ा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। अब इतना पैराग्राफ पैराग्राफ पढ़ के तो याद रखना मुश्किल है, हम लोग को जिस्ट पता होना चाहिए, तभी हम लोग याद रख पाएंगे। बाकी अगर मतलब पढ़ने के लिए अगर कोई चाहे तो पढ़ सकता है मैथ से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सारा पॉइंट ही कवर करेंगे जिसको थोड़ा सा कंसाइज कर देंगे, ठीक है। लेकिन पॉइंट सारा ही कवर करना है, जो स्टडी मैट में है ये सारे पॉइंट ही हमें कवर करने पड़ेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा जीस्ट में पढ़ेंगे ताकि हम लोग को याद भी रह जाए। और उसके बाद अगर चाहो तो यहाँ से एक बार रीड कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट यहाँ पर इंट्रोडक्शन, ठीक है, ऑपरेशन मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, यही है स्टडी नोट 1 का नाम। तो स्टडी नोट 1 इसके लिए नोट्स बनाएंगे हम लोग। अच्छा, अब इसमें क्या क्या रहेगा? इसमें रहेगा ऑपरेशन मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट होगा ऑपरेशन मैनेजमेंट। हम लोग इस तरह से करेंगे, यही हमारे बुक का काम करेगा, ठीक है। बाद में बुक खोल के हमें देखना नहीं पड़ेगा कि क्या क्या हमें पढ़ना है, तो बिल्कुल उसी तरह से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेशन मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। सेकंड है, देखो सेकंड है प्रोडक्शन मैनेजमेंट वर्सेस ऑपरेशन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट वर्सेस ऑपरेशन मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन। और फोर्थ पॉइंट हो जाएगा रिसेंट ट्रेंड इन प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट। recent trend in production and operation मैनेजमेंट। प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट, अच्छा सॉरी, और लिखना पड़ेगा यहाँ। अच्छा, तो ये 4 पॉइंट हम लोग को स्टडी नोट 1 के अंदर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आज हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज इंट्रोडक्शन, ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, तो इसके लिए हेडिंग करते हैं यहाँ पर ऑपरेशन मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ वही लिख दिया मैंने। पॉइंट 1 जो हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट, यहाँ पर लिख देते हैं इंट्रोडक्शन। अच्छा, तो देखो ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, यहाँ पर हम एक बार लिख लेते हैं फिर से ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर देखें तो 2 वर्ड निकल के आता है, ये 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है ना, 2 वर्ड का एक कॉम्बिनेशन बन के एक वर्ड बना हुआ है ऑपरेशन मैनेजमेंट, जहां पर 2 वर्ड इंक्लूडेड है। पॉइंट 1 इज ऑपरेशन और पॉइंट 2 इज मैनेजमेंट, ठीक है। तो नॉर्मली ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन का मतलब अगर हम लोग बोले तो ये होता है कुछ एक्टिविटी बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ टास्क, कुछ फंक्शन, कुछ परफॉर्म करने को हम लोग बोल सकते हैं कि ऑपरेशन है। अगर हम लोग पर्टिकुलर किसी भी तरह का एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे किसी भी तरह का एक्टिविटी, तो एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी को हम लोग, कोई भी अपना अगर काम कर रहा है तो उसे हम लोग बोल सकते हैं ऑपरेशन, ठीक है। और मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट का मतलब जिसे हम लोग बोल सकते हैं मतलब क्या बोले, जैसे संचालन करना, ठीक है। मैनेजमेंट का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि किसी चीज को मतलब मैनेज करने का मतलब तो वही होता है ना, हिंदी
में कि उसे अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, मतलब संचालन करना सही तरीके से अगर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज मैनेजमेंट, मतलब चीजों को संभाल के करना, दैट इज मैनेजमेंट होता है, ठीक है। और तो फिर यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट, यहाँ पर ऑपरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर भी ऑपरेशन का मतलब है कोई एक्टिविटी, ठीक है, कोई एक्टिविटी बोल लो, ठीक है, या फिर कोई फंक्शन, फंक्शन यानी यहाँ पर फंक्शन का मतलब होता है काम होना, ठीक है, फंक्शन एक्टिविटी, ठीक है, किसी भी तरह का परफॉर्मेंस, ठीक है, इसको हम लोग ऑपरेशन बोल सकते हैं। और यहाँ पर कैसे काम को हम लोग ऑपरेशन बोलेंगे, मेनली ऑपरेशन का मतलब होता है हर एक जगह में ये एप्लीकेबल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, रियल लाइफ में भी यही एप्लीकेबल होता है, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, ठीक है। अगर हम लोग किसी भी तरह के इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसे ही हम लोग फंक्शन, एक्टिविटी या ऑपरेशन बोलेंगे। लेकिन हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, इसमें जो लैंग्वेज यूज किया गया है उसको अगर हम लोग यूज करके अपना थ्योरी का आंसर लिखेंगे या फिर हमारा जो एमसीक्यू आएगा कुछ उसी लैंग्वेज में आएगा, तो इसीलिए हम लोग ऑपरेशन वाला लैंग्वेज ज्यादा यूज करेंगे। एक्टिविटी फंक्शन ठीक है, ये याद रखने के लिए, लेकिन हमें मैक्सिमम केस में जो वर्ड जो है वो इससे रिलेटेड दिया जाएगा। जैसे इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिकल टर्म होता है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उसमें फाइनेंस का टर्म होता है, उसी तरह से यहाँ पर इसका खुद का टर्म्स है। तो यहाँ पर एक्टिविटी का मतलब, फंक्शन का मतलब ऑपरेशन है, लेकिन जो वर्ड है हमें ऑपरेशन ज्यादा याद रखना है, ठीक है। लेकिन याद रखने के लिए हम लोग ये पॉइंट जो नॉर्मली यूज ज्यादा करते हैं इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, अगर हम लोग किसी भी तरह के इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसे हम लोग बोल सकते हैं ऑपरेशन, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट का मतलब होता है जो ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं, जो टास्क जो कर रहे हैं उसे अगर हम लोग अच्छे तरह से अच्छे फ्लो में कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उसे बहुत ही अच्छे तरह से अगर उसका आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे कि काम बहुत अच्छी तरह से मैनेज होके हुआ। हमेशा मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है, अगर हमारा काम मैनेजेबल मतलब मैनेज करके हम लोग नहीं कर रहे हैं तो इससे हमारा नुकसान हो सकता है, या फिर जैसा आउटपुट हमें चाहिए था वैसा नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, टू डू वर्क गुड मॉर्निंग प्रिया। टू डू वर्क विथ इफेक्टिव, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, ठीक है। तो पूरे ऑपरेशन मैनेजमेंट में ये वर्ड हम लोगों को काफी देखने को मिलेगा। जैसे ऑपरेशन मैनेजमेंट ये तो तुम लोग का सब्जेक्ट का ही नाम है, ठीक है, लेकिन ये इफेक्टिव और एफिशिएंट, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो वर्ड है। कहीं पर भी हम लोग इसे अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, क्योंकि पूरा ऑपरेशन मैनेजमेंट इफेक्टिविटी और एफिशिएंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट को ऑपरेशन बोला जाएगा किसी भी तरह का। और अगर हम लोग इसको ये जो कन्वर्जन कर रहे हैं या फिर ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं, कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं और इस काम को अगर हम लोग इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर रहे हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे कि हम लोग अपना काम को मैनेज करके कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं कर दे रहे, मैनेज करके कर रहे हैं। जैसे अगर मान लो तुम लोग की पढ़ाई कर रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा पढ़े जा रहे हो, जो तुम लोगों का इंटरेस्ट है, ठीक है, उसे बहुत पढ़ रहे हो, बहुत पढ़ रहे हो, लेकिन ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो तुम लोग को थोड़ा टफ लगता है, उसमें कुछ भी टाइम मैनेज करके नहीं दे रहे हो, तो इससे क्या होगा, जो भी सब्जेक्ट है मान लो जिसको एकदम अच्छे से नहीं पढ़ा, फिर उसमें थोड़ा टेंशन होगा कि अगर हमारा पास ना हो, फेल हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रूल्स क्या है, हम लोगों को 50% लाना पड़ेगा और मिनिमम हर एक सब्जेक्ट में अगर हमें 40 करके लाना है तो उतना तो मैनेज करके टाइम हमें हर एक सब्जेक्ट को देना है। बाकी अपने पसंद के हिसाब से, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से सब्जेक्ट में हमारा नंबर कम बेसी हो सकता है। किसी को कोई सब्जेक्ट ज्यादा समझ में आता है, ज्यादा अच्छा लगता है, उस पर ज्यादा हार्डवर्क कर लिया, उस पर ज्यादा नंबर आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो हमें पसंद नहीं है या फिर जो हमसे थोड़ा कम होता है हमें उसे टाइम ही ना दे, तो ये मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। क्योंकि पास करने के लिए तो हमें 8 सब्जेक्ट में पास करना है, ठीक है, तो तभी हम लोग पास कर सकते हैं। तो दैट इज द मैनेजमेंट, हमें मैनेज करके अपना टाइम निकाल के पढ़ना पड़ेगा। चाहे मतलब पास अगर करना है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट इनपुट आउटपुट क्या हो जाएगा। इनपुट आउटपुट यहाँ पर ये है कि हम लोगों ने
एडमिशन लिया है सीएमए में तो आउटपुट क्या है, सीएमए होना है, ठीक है। अगर हम लोगों ने कोर्स चूज किया है एज सीएमए तो हमें सीएमए होना है, ये हमारा आउटपुट है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितने अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, कितने इफेक्टिवली, कितने एफिशिएंटली करना पड़ेगा, उसी को मैनेजमेंट बोला जाएगा। अगर कोई अपना टाइम मैनेज नहीं करेगा तो उस केस में उसका आउटपुट जो है उतना अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये तो मैंने पढ़ाई के केस में बोला। अब जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, मतलब जो बिजनेस करती है कंपनियां, मतलब जो मैन्युफैक्चर करती है, उनके लिए ये कैसे होगा, देखो। अगर मान लो किसी का फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी है, ठीक है, फर्नीचर मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो मान लो उसके पास ऐसे क्या है, फर्नीचर बनाने के लिए मान लो चेयर बनाना है, ठीक है। तो अगर चेयर बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, चेयर बनाने के लिए हमें सपोज ये क्या बोलते हैं उसे, लकड़ी चाहिए हमें, ठीक है। चेयर बनाने के लिए हमें लकड़ी चाहिए, और उसके साथ क्या चाहिए, कील वगैरह चाहिए, ठीक है, जिससे चेयर बन सकता है, कील कील वगैरह चाहिए, और ग्लू, ठीक है, ग्लू चाहिए, एक लेबर चाहिए जिसको आता होगा चेयर बनाना, ठीक है। और जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, उसमें क्या चाहिए, अगर हम लोग वुड का चेयर बना रहे हैं तो लकड़ी चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों को लकड़ी वगैरह, ये मान लो लकड़ी है, तो ये सब लकड़ी वगैरह हम लोगों को चाहिए, जिससे हम लोग अपना क्या कर सकते हैं, चेयर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, इनपुट, ठीक है। अब सिर्फ लकड़ी नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हो सकते हैं, जैसे मान लो एक ऐसा बॉक्स है, इसमें बहुत सारे कील है, जिसको यूज करके ये चेयर हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ग्लू, ठीक है, जो ग्लू का मान लो ये ग्लू का डिब्बा है जहां पर ग्लू है, ठीक है, ग्लू को भी यूज किया जाएगा। और कटिंग करने के लिए मान लो जो कटर होता है, जिसे आरी बोलते हैं, वो भी होगा, ठीक है। एक लेबर को भी चाहिए जिनको आता होगा, जिनके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है कि किस तरह से इस लकड़ी से चेयर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमें इनपुट चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा और क्या चाहिए, हमें पैसा भी चाहिए, है ना। ये लकड़ी तो ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, इसको खरीदना पड़ेगा। तो इनपुट जो लकड़ी खरीद रहे हैं उसके लिए हमें कैपिटल भी चाहिए होगा, ठीक है। कैपिटल भी चाहिए होगा, जो पैसा लगा के हम लोग पहले ये सब रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसके बाद एक लेबर को हायर करेंगे जिनको नॉलेज होगा ये बनाने का, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट हम लोग बनाना चाहते हैं, चाहे चेयर हो, चाहे कुछ और प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया इनपुट, और इनपुट से हमें क्या मिल जाएगा, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए, दैट इज आउटपुट। तो जब इनपुट से आउटपुट बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे ऑपरेशन। अब मैनेजमेंट यहाँ पर क्या होगा, देखो, जैसे मान लो हम लोगों ने ऐसा बोला कि हमें एक दिन में, ठीक है, एक दिन में हमें 5 चेयर चाहिए, ठीक है, एक दिन में 5 चेयर चाहिए। तो एक चेयर बनाने के लिए सपोज नॉर्मली क्या होगा, ये 5 चेयर बनाने के लिए, सपोज देखो, 5 चेयर बनाने के लिए हमें नॉर्मली, अगर हमें एक दिन का जैसे डिमांड ये कुछ ज्यादा हो रहा है, ठीक है, अगर एक दिन में मान लो 5 चेयर बनाना है तो हमें ज्यादा लेबर लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक लेबर से काम नहीं होगा, एक लेबर कैसे बनाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक एक चेयर बनाने के लिए दो दो लेबर को रख लिया, ठीक है, दो दो लेबर को रख लिया। अब हम लोग को ये मैनेजमेंट देखना चाहिए कि सच में हमें एक चेयर बनाने के लिए 2 लेबर चाहिए, या फिर एक लेबर एक चेयर बना सकता है, वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, हम लोगों ने कहीं पर ऑर्डर किया, ठीक है। सपोज अगर हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ऑर्डर कर रहे हैं, और बोले कि हमें एक दिन में 5 चेयर चाहिए, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, हम 5 चेयर दे देंगे। जैसे मुझे सपोज रिक्वायरमेंट है, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यहाँ पर मैंने जाके बोला मुझे चेयर पसंद आया, ठीक है, हम चेयर लेंगे, लेकिन मुझे कल ही 5 चेयर चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, फटाफट फटाफट चेयर बनाने का कोशिश किया, क्योंकि ऑर्डर ले लिया है, ऑर्डर को फुलफिल करना है, तो 5 चेयर वो बना के दे देंगे। नॉर्मली एक चेयर जो है वो 500 का आता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, लेबर जो है यहाँ पर जो मेन सुपरवाइजर है, उनको बोल दिया आप ये 5 चेयर बना के मुझे आज ही के आज दे दो, क्योंकि मेरा ऑर्डर है, मुझे देना पड़ेगा कस्टमर को, ठीक है। अब ये अपना मैनेजमेंट अच्छे तरीके से नहीं देख रहे, और उन्होंने क्या किया, 5 चेयर बनाने के लिए आराम से एक एक लेबर से काम हो जाता, यानी 5 लेबर से काम हो जाता। इन्होंने क्या किया, 5 चेयर बनाने के लिए दो दो लेबर को ले लिया, और मतलब चेयर तो बन गया वही, मतलब 10 लेबर को हायर कर लिया, ठीक है। अब 10 लेबर को पैसा भी तो देना पड़ेगा, एक एक लेबर सपोज अगर 200 रुपए करके ले रहा है, तो 5 लेबर का हमारा हो जाता 1000 रुपया, जबकि 200 करके हमें 10 लेबर का देना पड़ेगा, तो 2000 डबल हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने लेबर का मिसमैनेजमेंट दिखाया, ऐसा भी हो सकता है कि जल्दी जल्दी में इन्होंने बहुत सारा ग्लू वगैरह जो है बेकार कर दिया, ठीक है। मतलब ले रहे हैं, फेंक रहे हैं, कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, किल वगैरह निकाल रहे हैं, और कहाँ कुछ गिर जा
रहा है फिर से नया निकाल ले रहे हैं, मतलब मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं। काम तो पूरा हो गया, टारगेट पूरा कर दिया, एक दिन में ही 5 चेयर बना के दे दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि इन्होंने कॉस्ट का ध्यान नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ टाइम को मैटर कर दिया कि मुझे टारगेट फुलफिल करना है। लेकिन टारगेट फुलफिल करते हुए अगर बर्बादी हो रहा है चीजों का, चाहे वो पैसे का हो चाहे वो इंग्रेडिएंट्स का हो, तो ये मैनेजमेंट नहीं होता है। ठीक है, ये मैनेजमेंट नहीं होता है, ये सिर्फ इफेक्टिवनेस होता है। देखो मैनेजमेंट का मतलब अगर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों मिल जाते हैं तभी हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट है, सिर्फ इफेक्टिवनेस इज नॉट मैनेजमेंट। ठीक है, तो टारगेट फुलफिल हम लोगों ने कर दिया, लेकिन टारगेट फुलफिल करते हुए हमारा बहुत लॉस हो गया। ठीक है, टारगेट अचीव्ड है बट पूरा जो है कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हुआ। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा टाइम को मैटर बनते हुए। ठीक है, टाइम इज मैटर, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि टाइम इज मैटर। हम लोगों ने सिर्फ टाइम पे ध्यान दिया कि 5 चेयर का ऑर्डर आए, कैसे भी फुलफिल करना है चाहे कुछ भी हो जाए। अगर इस तरह से काम चल रहा है तो बोलेंगे सिर्फ इफेक्टिवली काम चल रहा है, एफिशिएंटली नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इफेक्टिव का मतलब ये होता है। ठीक है, ये हो गया इफेक्टिव का मतलब। अब देखो तो इफेक्टिव का मतलब यहां पर लिखते हैं इफेक्टिव, कंप्लीट द टारगेट इन टाइम, टाइम पे कंप्लीट कर लिया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कॉस्ट और रिसोर्सेस। ठीक है, यहां पर ओनली टाइम इज मैटर, ये याद रखने के लिए। ठीक है, हम बता देंगे थियोरेटिकली कैसे क्वेश्चन आता है, लेकिन इफेक्टिव पॉइंट हमें समझना पड़ेगा, इसीलिए मैंने ये लिखवाया कि इफेक्टिव का मतलब क्या होता है। इफेक्टिव का मतलब हम लोगों ने टाइम पे तो कंप्लीट कर दिया बट कॉस्ट और रिसोर्सेस का ध्यान नहीं रखा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ये इफेक्टिवनेस। ठीक है, अब एफिशिएंट मतलब क्या होगा, ये देखो यहाँ पर और एक पॉइंट भी था, एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब क्या हो जाता है, एफिशिएंट का मतलब हम लोगों ने कॉस्ट को भी ध्यान रखा, नो वेस्टेज, हम लोगों ने कोई वेस्टेज नहीं किया रिसोर्सेस का। दैट मीन्स कॉस्ट इज मैटर, यहां पर हम लोगों ने कॉस्ट को मैटर बनाया। अब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन दोनों चीज को मैटर बना लेता है कि मुझे टाइम पे भी कंप्लीट करना है, कॉस्ट को भी हमें ध्यान से देखना है, तो वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर रहा है। तो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अगर काम कर रहा है तो इसी को बोलते हैं कि वो मैनेजमेंट के साथ काम कर रहा है। और अगर मैनेजमेंट के साथ इनपुट से आउटपुट बना रहा है तो वो ऑपरेशन मैनेजमेंट का अप्लाई कर रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। तो टू डू वर्क विथ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, जैसे इफेक्टिवली अगर हम लोगों ने किया तो हम लोगों ने ये भी ध्यान दिया कि 5 लेबर से ही काम हो जाएगा, 10 लेबर का जरूरत नहीं है, फालतू में पैसा क्यों दे। अच्छा, लेबर को बोलेंगे कि तुम मैनेज करके काम करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम कहीं पर भी कील घेर रहे हो। ठीक है, लकड़ी पड़ा है तो आरी से काट रहे हो उसे, कुछ भी मतलब शेप में काट दे रहे हो, फिर फेंक दे रहे हो, फिर दूसरा लकड़ी ले रहे हो, फिर चेयर में वो लगा रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। रिसोर्सेस का मिसयूज मत करो अगर तुम्हारे पास है, अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग कंपटीशन में टिक नहीं पाएंगे। अगर हम लोग ज्यादा महंगा चार्ज करेंगे चेयर का प्राइस, क्योंकि हम लोगों ने मैनेज नहीं किया अपना बिजनेस को, तो इससे हमारा जो है मार्केट में जो है कंपटीशन में टिक पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक कंपटीशन तो होता है, कॉमर्शियल मार्केट जो है वहां पर कंपटीशन में अगर हमें टिकना है तो हमें ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। हम लोग सिर्फ इफेक्टिवली काम करें, टारगेट अचीव किए जा रहे टाइम के हिसाब से, ऐसा नहीं चलेगा। हम लोगों को एफिशिएंटली काम करना है, हमें अपना वेस्टेजेस जो है उसको भी ध्यान में देखना है कि हम लोग ऐसा नहीं कि रिसोर्सेस को वेस्ट करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, इससे हम लोग बिल्कुल ही मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग बोलेंगे अगर ये दोनों चीज जहां पर अप्लाई हो रहा है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, इसी को हम लोग बोलेंगे मैनेजमेंट। ठीक है, और मैनेजमेंट के साथ जो ऑपरेशन करेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, कन्वर्जन ऑफ इनपुट, conversion of input into output with effective and efficient manner। ठीक है, ये तो हम लोगों ने अभी जो सीखा
वही मैंने लिखवाया है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट विथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। आई होप याद भी हो गया होगा, मैंने इतना बार इफेक्टिव एफिशिएंट बोला। लेकिन जब हम लोग को थियोरिटिकली अगर पूछे कि ओएम का मतलब व्हाट इज ओएम, तब हम लोगों को थोड़ा सा जो स्टडी मैट में जो है वो लैंग्वेज थोड़ा यूज करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ये वाला लैंग्वेज यूज करेंगे। ये देखो यहाँ पर स्टडी मैट में हम पहले लिखवा देते फिर दिखा देते कि कहाँ से मैंने ये लिया है, ठीक है। तो ये वाला हम लोगों को लिखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए तो स्टडी मैट के हिसाब से हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर मेन जो लिखना है ये समझने के लिए, अभी तक मैंने जो भी बोला ये जस्ट समझाने के लिए बोला है। ये पॉइंट को हम लोग को समझना है, बिकॉज ये सारे वर्ड हमें पता होने चाहिए। अभी हम लोग लिख रहे हैं जैसा क्वेश्चन आता है, जैसे कि आ गया कि मीनिंग ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है या फिर व्हाट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट, तो क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम में क्या लिखना पड़ेगा, तब हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऑपरेशन मैनेजमेंट is the management operation management is the management of that part of organization that is responsible for producing goods and or services। मीनिंग ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या लिखा है देखो, ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट वन टाइप ऑफ क्या है, मैनेजमेंट है। कहां पर ये मैनेजमेंट अप्लाई होता है, मैनेजमेंट ऑफ दैट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के उस पार्ट में ये मैनेजमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा। कौन से पार्ट में, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज, गुड्स एंड और सर्विसेज, ठीक है। ये ऐसा ही हमें लिखना चाहिए। थोड़ा एग्जैक्ट लिखने से क्या होता है, नंबर अच्छा कैरी होता है, ठीक है। तो ये देखो बोल रहे हैं कि जहां पर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों चलता है, क्योंकि या तो वो किसी को गुड्स बेच रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसका काम क्या होता है, हम लोग दो ही चीज बेच सकते हैं, या तो गुड्स बेच दे या तो सर्विस बेच दे, या तो दोनों का कॉम्बिनेशन बेच सकते हैं, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो यही बोल रहा है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट इज दैट मैनेजमेंट of that part of organization that is responsible for producing goods और services। तो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का जिस पार्ट में गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर गुड्स और सर्विस का कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो पार्ट इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उस पार्ट में अगर हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं तो उसी को बोला जाता है, मतलब कोई मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं तो उसी को बोला जाता है ऑपरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो गुड्स भी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं और गुड्स के साथ साथ सर्विस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर सिर्फ सर्विस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे देखो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तुम लोग को, ठीक है। कोई डॉक्टर वो सर्विस प्रोवाइड करता है, कोई लॉयर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन मान लो हम तुम लोगों को सर्विस प्रोवाइड के साथ साथ अगर मान लो बुक, फिजिकल बुक जो पहले हम लोग ऑफलाइन क्लास में प्रोवाइड करते थे, अभी तो ऑनलाइन के चलते ये नहीं होता है, तो मान लो अगर कोई मैट प्रोवाइड कर रहे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने गुड्स भी गुड्स प्रोवाइड कर दिए। गुड्स मतलब जो मटेरियल प्रोवाइड किया वो गुड्स हो गया। सर्विस जो हम नॉर्मली ऐसे ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोफेशन है मेरा उसमें तो मेनली सर्विस ही प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर जैसे सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये हो गया। तो और जो गुड्स बनाता है, जैसे मान लो जो लोग प्रोडक्ट बेचता है, मोबाइल बेच रहा है, लैपटॉप बेच रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जो भी है, एसी वगैरह, ठीक है, कोई बुक बेच रहा है, कोई ग्रोसरी बेच रहा है, तो ये सब क्या हो गया, गुड्स, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है। तो यहाँ पर देखो
ये लिखा हुआ है, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ दैट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है ये पूछेगा तब। ठीक है, अब ये देखो याद रह जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है। तो हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट अप्लाई करेंगे कहाँ पर? बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन के उस पार्ट में जहां पर गुड्स या सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, या दोनों हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट, ये एक टाइप का मैनेजमेंट है ऑफ दैट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, अब थोड़ा सा पढ़ोगे खुद से तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑपरेशन मैनेजमेंट तो पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है वो सिस्टम जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ऑपरेट करने का मतलब ही तो कोई एक्टिविटी, तो कोई एक्टिविटी कर रहा है कोई सिस्टम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मतलब इनपुट से आउटपुट में अगर हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं फिजिकल रिसोर्सेज वगैरह को यूज करके। जैसे देखो यहाँ पर हम लोगों ने रिसोर्सेज यूज किया था, एक लेबर को, ये ह्यूमन रिसोर्स हो गया, ये सब जो है मेटेरियल रिसोर्सेज हो गया। ठीक है, इससे हम लोग आउटपुट बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इनपुट से आउटपुट बना रहे लेकिन इस पैटर्न का बना रहे जिससे कस्टमर जो है उसका वांट जो है वो सेटिस्फाई हो, ये लैंग्वेज हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, अगर कस्टमर का वांट उससे सेटिस्फाई होता है तभी हम लोग उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होगा? लिखो, एनी सिस्टम, सब मिलता जुलता वर्ड ही हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, लेकिन नाम अलग अलग है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी वही चीज है। ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब जहां पर हम लोग इनपुट से आउटपुट को कन्वर्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट अप्लाई करते हुए, यानी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन सिस्टम क्या होता है। तो कोई भी सिस्टम जो कन्वर्ट करता है इनपुट को आउटपुट में फिजिकल रिसोर्सेस को यूज करके। एनी सिस्टम कन्वर्ट इनपुट using physical resources to create output। आउटपुट बनाने के लिए फिजिकल रिसोर्सेस हम लोग यूज कर रहे हैं। द फंक्शन यानी एक्टिविटी, द फंक्शन ऑफ विच, मतलब जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये जो कन्वर्जन कर रहे हैं या फिर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं या फिर ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर जो फंक्शन कर रहे हैं, जो भी बोल लो। ठीक है, एनी सिस्टम कन्वर्ट इनपुट यूजिंग फिजिकल रिसोर्सेज टू क्रिएट आउटपुट। ठीक है, द फंक्शन ऑफ विच इज टू सेटिस्फाई, ये फंक्शन ये एक्टिविटी हम लोग इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग सेटिस्फाई कर सके कस्टमर के वांट्स का। ठीक है, satisfy the customers want, and that system is known as operating system। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर सीधा सा मतलब यही है कि जब हम लोग इनपुट से आउटपुट बना रहे, कन्वर्जन कर रहे हैं यूजिंग फिजिकल रिसोर्सेस, तो हम लोगों को कस्टमर के जो वांट्स है उसे ध्यान में रखते हुए उस एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए उस एक्टिविटी को परफॉर्म करें तो हम लोग बोलेंगे हम लोग जो ऑपरेशन कर रहे हैं उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोगों ने रखा है, दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एनी सिस्टम कन्वर्ट इनपुट यूजिंग फिजिकल रिसोर्सेज टू क्रिएट आउटपुट। ठीक है, तो द फंक्शन जो एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं ऑफ विच इज टू सेटिस्फाई टू कस्टमर्स वांट्स एंड दैट सिस्टम इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। आई थिंक यहाँ पर भी होगा। ये देखो, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिसोर्सेज कंबाइंड फॉर द प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वही चीज ही बोला है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखवाया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब हो जाता है एक कॉन्फ़िगरेशन जो रिसोर्सेज को कंबाइन कर रहा है और गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी आ जाता है कभी कभी कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, नेक्स्ट, इनपुट हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। देखो, इनपुट के बारे में बता देते हैं।
वेरियस इनपुट सच एज, जैसे कि कैपिटल, चेयर बनाने के लिए मैंने पहले बोला कि अगर हम लोगों को लकड़ी खरीदना है, ठीक है, तो उसके लिए पैसे का जरूरत होगा, तो कैपिटल, ठीक है। फिर कोई लकड़ी बना मतलब चेयर बनाने के लिए हमें उस तरह का जिनको नॉलेज है, कारपेंटर वगैरह को लेके आना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो हम लोग घर बना रहे, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे, तो इंजीनियर वगैरह का जरूरत होगा जिनको उन काम का नॉलेज होगा, उस वहां पर भी हमें कैपिटल का जरूरत होगा। हमें सीमेंट लाना पड़ेगा, हमें जो बालू होता है वो लाना पड़ेगा, रॉड लाना पड़ेगा, ईटा लाना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ भी बनाए हमें कैपिटल का तो जरूरत होगा ही। उसके साथ साथ लेबर, ठीक है, यानी ह्यूमन रिसोर्स एंड लेबर एंड इंफॉर्मेशन लिखो, ठीक है। मतलब ऐसे लेबर जिनको उस काम का इंफॉर्मेशन हो। ऑब्वियसली हम लोग चेयर बनाने के लिए कारपेंटर को लाएंगे, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते उन्हें नहीं लाएंगे। और जब कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है तो हमें कारपेंटर लेके जाना नहीं है, ठीक है। तो जो जिस काम में माहिर है, मतलब जिसको अपने काम का नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उसी को हमें हायर करना चाहिए। तो इनपुट हमें कैसा लेना चाहिए? इनपुट में आ जाएगा हमारा कैपिटल, लेबर एंड इंफॉर्मेशन, जिनको नॉलेज होगा उस काम का, आर यूज्ड टू क्रिएट गुड्स और सर्विसेज। ये मेनली हो गया। अदर इनपुट्स और भी कुछ, ये तो मेन इनपुट्स हो गया, ठीक है। अदर इनपुट्स लाइक, और भी कुछ इनपुट हो सकता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये भी हमारा इनपुट होगा। ट्रांसपोर्टेशन मतलब हम लोग अगर घर बनाना चाहते हैं तो हमें जो भी चाहिए, जैसे कि रॉड, सीमेंट, ठीक है, बालू, ईटा, जो भी चाहिए उसको हमें ट्रांसपोर्ट करके लाना पड़ेगा। अगर हमें चेयर बनाना है तो जो वुड वगैरह हम लोगों ने खरीदा उसको भी ट्रांसपोर्ट करके लाना पड़ेगा। अगर हम लोगों को जैसे कुछ भी, जैसे अगर हम लोग ग्रोसरी बेचना चाहते हैं तो हमें भी अपने प्रोडक्ट को थ्रू ट्रांसपोर्टेशन लाना पड़ेगा। कुछ ट्रांसपोर्टेशन हमारा एक इनपुट हो ही सकता है आराम से, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरिंग, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा? अगर घर बनाना है तो बार बार हम लोग ऐसे थोड़ी ना करेंगे, आज 5 बोरा सीमेंट लगा तो 5 बोरा लेके आए, फिर कल लगेगा। नॉर्मली अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी है कैपिटल का, तो अगर हम लोग ज्यादा खरीद सकते हैं तो सस्ते में भी मिल सकता है। तो अगर स्टोरिंग का हमारे पास अवेलेबिलिटी है तो हम लोग स्टोरिंग भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कौन से ऑर्गेनाइजेशन में क्या चाहिए। हम इन जनरल लिखा रहे हैं कि किस तरह का इनपुट हमारा हो सकता है। तो कैपिटल इनपुट हो सकता है, लेबर इंफॉर्मेशन इनपुट हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन इनपुट हो सकता है, स्टोरिंग इनपुट हो सकता है, कटिंग, ठीक है। अगर हमें कटिंग वगैरह करवाना है, जैसे कि वुड वाले केस में, जैसे ये जब लकड़ी कटिंग होता है ना, पेड़ कटिंग होता है, तो उसका शेप अलग रहता है, ठीक है। फिर उसको जो मतलब लकड़ी चिराई मशीन होता है वहां पर ले जाके उसको प्लेन एक शेप में दिया जाता है, ताकि उसको कारपेंटर इजीली यूज कर सके अपने हिसाब से कटिंग करके। क्योंकि उतना बड़ा बड़ा पेड़ जो है वो आरी से नहीं कटता है, उसके लिए मशीन होता है, मशीन से वो कटिंग होके आ जाता है। फिर उसके बाद उस लकड़ी को वेरियसली हम लोग यूज कर सकते हैं, चेयर बनाओ, टेबल बनाओ, जो भी हमें चाहिए उस हिसाब से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कटिंग ये भी हमारा एक इनपुट हो सकता है, ठीक है। तो क्या क्या इनपुट हो सकता है? कैपिटल, लेबर, इंफॉर्मेशन आर यूज टू क्रिएट गुड्स और सर्विसेज, मतलब इनपुट। इसके अलावा भी हो सकता है ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरिंग, कटिंग, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक डायग्राम देखते हैं, देखो। अच्छा, पहले 3 पॉइंट लिख लेते हैं, फिर लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में हम लोग लिखेंगे फीडबैक के बारे में, ठीक है। अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं देखो, ये एक बार समझ लो। पहले हम लोगों ने लिखा व्हाट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब हम लोग लिख रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग कोई भी फिजिकल रिसोर्सेस को यूज करके इनपुट से आउटपुट बना रहे हैं, जिससे हमारा कस्टमर का वांट्स, मतलब कस्टमर हमारे कौन होंगे? जो चीज हम लोग बेचना चाहते हैं, जैसे कोई चेयर बेचना चाहता है तो उसका कस्टमर चेयर खरीदने वाला होगा, कोई ग्रोसरी बेचना चाहता है तो उसका कस्टमर ग्रोसरी खरीदने वाला होगा। तो हमें कस्टमर का वांट्स जो है उसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग जिस सिस्टम में रह के ये काम कर रहे हैं तो उसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। इसके लिए हमें बहुत सारे इनपुट का जरूरत होता है। इनपुट का मतलब ये मैंने लिखवाया। नेक्स्ट, हमें अपने काम को इम्प्रूवमेंट में रखने के लिए फीडबैक का जरूरत होता है, ठीक है। आजकल अगर तुम लोग देखोगे तो कोई भी ऑनलाइन ऐप से अगर ग्रोसरी खरीदते हो, जैसे मान लो बिग
बिग बाजार से ही खरीदा या बिग बास्केट से खरीदा, तो नेक्स्ट बार जब तुम लोग लॉग इन करोगे देखना लिखा हुआ रहता है फीडबैक, ठीक है, फीडबैक कैसा था, या फिर मान लो जोमेटो से ही अगर कुछ खाना ऑर्डर कर रहे हो या फिर स्विगी से, तो लिखा हुआ रहता है फीडबैक बताइए कैसा था आपका, सर्विस अच्छा था, खाना अच्छा था, आपको क्या पसंद आया, क्या फीडबैक है, आप क्या बोलना चाहते हैं, आप अपना स्टार जो है 5 स्टार दे दीजिए यहाँ पर, या फिर अलग अलग रहता है, ठीक है, जैसा उनका जो बना हुआ रहता है वहां पर सॉफ्टवेयर उस तरह से हमें अपीयर करके दिखाता है, ठीक है। ऑनलाइन में अगर तुम लोग कुछ खरीदते हो या फिर मॉल्स वगैरह में भी होता है कि फीडबैक दे दीजिए सर, जैसे पैंटालून्स में होता है, ठीक है, खरीदने के बाद जब पैसा वहां पर हम लोग मतलब देने जाते हैं, बिल बनाते हैं, तो बोलते हैं फीडबैक दे दीजिए, तो वहां पर फीडबैक का ऑप्शन रहता है, हम लोग दे सकते हैं अपना फीडबैक कि हमें क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो इम्प्रूवमेंट होता है, तो कस्टमर से एक हमें फीडबैक का जरूरत होता है ताकि हम लोग अपना काम का इम्प्रूवमेंट कर सके। तो यहाँ पर लिखते हैं an organization take measurement at वेरियस पॉइंट, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर दे, अगर मैंने जो देखा है जैसे कि पैंटालून्स में अगर फीडबैक देना तो हर एक पॉइंट का मेजरमेंट के ऊपर वो लोग फीडबैक लेता है, जैसे कि जो स्टाफ है उनका क्या आपको सर्विस अच्छा लगा खराब लगा, ठीक है, या फिर जो प्रोडक्ट आपने खरीदा उसका क्वालिटी कैसे लगा, मतलब हर एक पॉइंट पे, मतलब हर एक पॉइंट पे, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन तो सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से नहीं चलता है, वहां के जो स्टाफ है उनका बिहेवियर, प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा लगा, कुछ ज्यादा महंगा तो नहीं था, बाकी लोगों ने कोऑपरेट किया कि नहीं किया, मतलब सारी चीजों का वहां पर एक एक पॉइंट का हमें जो है फीडबैक लिया जाता है कस्टमर से। तो वही बता रहा है एन ऑर्गेनाइजेशन टेक मेजरमेंट एज एट वेरियस पॉइंट, वेरियस पॉइंट का मतलब हो गया हर एक सेक्टर के लिए फीडबैक लेना, तो एन ऑर्गेनाइजेशन टेक मेजरमेंट एट वेरियस पॉइंट इन द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हो रहा है मतलब इनपुट से आउटपुट, ठीक है, तो इनपुट से आउटपुट तक जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हुआ हर एक स्टेज में क्या फीडबैक मिल रहा है, ठीक है, इसके लिए मेजरमेंट करना जरूरत होता है, तो ये फीडबैक फीडबैक से रिलेटेड है, ठीक है, मेजर करके हमें क्या मिलेगा, फीडबैक मिलेगा। फोर्थ नंबर पॉइंट में लिखेंगे फीडबैक मिलने के बाद हमें कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, कि हम लोग चेक करेंगे कि किस जगह पे किस पॉइंट पे हमसे मिस्टेक हो रहा है, तो हम लोग उसको इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे, तो हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो आफ्टर फीडबैक कंपेयर द एक्चुअल रिजल्ट विथ स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड के साथ फिर हम लोग उसे कंपेयर करेंगे कि हम लोगों ने क्या सोचा था क्या हुआ, अभी एक एग्जांपल देंगे तो ये स्टैंडर्ड वाला बात भी समझ में आ जाएगा। स्टैंडर्ड सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्टैंडर्ड सेट किया था उससे कितना कम या ज्यादा हो रहा है, ठीक है, एंड टेक नेसेसरी एक्शन टू कंट्रोल, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेसेसरी एक्शन लेगा कंट्रोल करने के लिए, इसको हम लोग बोलेंगे कंट्रोलिंग, ठीक है, कंट्रोलिंग क्या होता है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, कंट्रोलिंग, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग। फीडबैक के बाद अगर हम लोग अपना चेक करें कि क्या हमारा स्टैंडर्ड था, फीडबैक ऐसा क्यों आया, खराब क्यों आया, या फिर और थोड़ा अच्छा होना चाहिए था, तो फिर उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कि ये खराब ही है, क्योंकि हम लोगों ने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया होगा कि एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ उसे चेक करना पड़ेगा, नेसेसरी एक्शन लेना पड़ेगा, और इससे हमारा काम जो है वो कंट्रोल में, अगर हम लोग एक्शन लेंगे कि अगर हम लोग चेक करेंगे किस वजह से खराब हो रहा है, तो फिर हम लोग अपना जो प्रॉब्लम है उसे कंट्रोल कर सकेंगे, ठीक है, ये फोर्थ नंबर पॉइंट हो गया। फिफ्थ नंबर पे देखो it is important to note that goods and services often occurs
जॉइंटली। अच्छा, ये वाला पॉइंट समझा देंगे, इसके साथ रिलेटेड 6 नंबर पॉइंट लिख के हम समझाते हैं ये वाला पॉइंट। द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज is known as continuum and another named as product package। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये दो पॉइंट एक बार हम फिर से समझाएंगे। फीडबैक और कंट्रोलिंग ये किस तरह से होता है, ये बताने के बाद हम 5th 6th पॉइंट को समझाते हैं। तो देखो, जैसे मान लो अगर हम लोग कुछ इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, इनपुट का टारगेट क्या होगा, इनपुट से हम लोग क्या करेंगे, इनपुट से हम लोग कन्वर्जन करेंगे आउटपुट में। ठीक है, तो कन्वर्जन लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन मैनेजमेंट में जो कन्वर्जन है उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है ज्यादातर वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कन्वर्जन। लेकिन अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कन्वर्जन और कन्वर्जन प्रोसेस, कन्वर्जन प्रोसेस को यहाँ पर बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जब इनपुट से आउटपुट बनेगा, ठीक है, इनपुट से आउटपुट बन गया, अब ये आउटपुट कहाँ जाएगा, ये आउटपुट हम लोग कस्टमर को दे देंगे। ठीक है, पहले आउटपुट को, पहले एक काम करते हैं, आउटपुट को पहले मैनेजर चेक करेगा। ठीक है, आउटपुट जो भी आया वो चेक होगा मैनेजर के थ्रू। ठीक है, मैनेजर चेक करेगा कि मतलब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं चेक करेगा मैनेजर। ठीक है, जो आउटपुट आया सिर्फ प्रोडक्ट नहीं चेक करेगा, आउटपुट ये जो पूरा कन्वर्जन प्रोसेस है, जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, इसको मैनेजर चेक करेगा कि कितने एफिशिएंटली इन्होंने काम किया, इफेक्टिवली काम किया, इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली काम किया कि नहीं किया, और कैसा प्रोडक्ट बनाया। ये सारा चीज जो है मैनेजर चेक करता है। मैनेजर चेक करने के बाद मैनेजर फीडबैक देता है। ठीक है, यहाँ पर फीडबैक मैनेजर के थ्रू भी आता है। मैनेजर ये फीडबैक किसको देगा, मैनेजमेंट को देगा, जो इस चीज को ध्यान में रखेगा कि क्या हमें इसमें चेंजेस करना चाहिए। ठीक है, जो फीडबैक आएगा उससे अगर पता चले कि हमें कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैनेजमेंट उसके लिए अपना स्टेप्स जो है वो लेगा। ठीक है, तो इनपुट से आउटपुट रेडी हो गया, फिर मैनेजर पूरे चीजों को जो चेक कर रहा था अब तक कि पूरा इनपुट से आउटपुट का जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हुआ उसको मैनेजर चेक कर रहा था। मैनेजर मैनेजमेंट को क्या देगा, मैनेजर मैनेजमेंट को देगा फीडबैक। ठीक है, फीडबैक देगा। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट जो आउटपुट हुआ वो कस्टमर को चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेचना तो कस्टमर को ही है। ठीक है, कस्टमर को भी मौका दिया जाता है कि आप भी फीडबैक दो, क्योंकि उनसे भी फीडबैक मिलना चाहिए। मैनेजर तो मेनली बिजनेस कैसे चल रहा है, मैनेजमेंट कैसे चल रहा है, उसके लिए मैनेजमेंट को बताएगा कि इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम हो रहा है कि नहीं। और कस्टमर जो है वो मेनली फीडबैक देता है, बहुत सारे पॉइंट पे दे सकता है, प्रोडक्ट क्वालिटी पे दे सकता है, प्रोडक्ट प्राइसिंग पे दे सकता है, स्टाफ बिहेवियर पे दे सकता है। तो ये भी अपने हिसाब से इनको जो रिटर्न मिला ये उसके हिसाब से अपना फीडबैक देंगे। कहाँ पर देंगे, मैनेजमेंट में देंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये जो आउटपुट आएगा ये होता है एक्चुअल आउटपुट, ये एक्चुअल आउटपुट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, इस एक्चुअल आउटपुट जो है इसको कंपेयर किया जाएगा। कंपेयर किया जाएगा किसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ। जो तुम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी पढ़ते हो, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाएगा एक्चुअल आउटपुट को। ठीक है, कंपैरिजन करके अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम अराइज दिख रहा है कि जैसे कि पैसा ज्यादा लग जा रहा है, जो भी मान लो हम लोग चेयर ही बेच रहे हैं, अगर फर्नीचर बेच रहे हैं, फर्नीचर हम लोगों ने एक एक जो है एक एक चेयर जो है वो 500 रुपए का सपोज 700 करके आया है, लेकिन ये होना चाहिए था हम लोगों ने देखा 650 करके, तो 700 कैसे हो गया, तो इसका मतलब जो है प्राइस ज्यादा हो गया। इसका मतलब
मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ है काम होने में, तो स्टैंडर्ड से ज्यादा हो रहा है, तो हमें कंपेयर करके देखना चाहिए क्यों हो रहा है, कहीं मिसमैनेजमेंट की वजह से तो नहीं हो रहा है, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी के जो लैक ऑफ एफिशिएंसी या लैक ऑफ इफेक्टिवनेस है क्या इस वजह से तो नहीं हो रहा है, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद क्या करेंगे, कंट्रोलिंग, ठीक है, चेक करने के बाद हो जाएगा कंट्रोलिंग, ठीक है, कंट्रोलिंग करना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट बार जब प्रोडक्शन करे तो ये सब गलतियां ना हो, ठीक है। तो वही चीज देखो मैंने यहाँ पर लिखा है फीडबैक और कंट्रोलिंग क्या होता है, एन ऑर्गेनाइजेशन टेक मेजरमेंट एट वेरियस पॉइंट इन द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक है, और इससे हमें फीडबैक मिलता है मेजरमेंट करने से। आफ्टर फीडबैक कंपेयर द एक्चुअल रिजल्ट विद द स्टैंडर्ड सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक नेसेसरी एक्शन टू कंट्रोल, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो। अब ये पॉइंट नंबर 5 और 6 देखो, 5 में क्या बोला है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट गुड्स एंड सर्विसेज ऑफन ऑकर्स जॉइंटली। हम लोग गुड्स क्या होता है नॉर्मली मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि गुड्स और सर्विसेज हमें जॉइंटली मिल रहा है। जैसे इसका एग्जांपल देखो, गुड्स और सर्विसेज कैसे जॉइंटली मिल रहा है। सपोज हम लोगों ने जैसे गुड्स और सर्विस, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया भी था अभी थोड़ी देर पहले ही तुम लोगों को कि मैंने पढ़ाया तुम लोगों को, दैट इज सर्विस प्रोवाइड किया, उसके साथ साथ मैंने तुम लोगों को मटेरियल भी प्रोवाइड किया सारी के सारे सब्जेक्ट का, तो मैंने गुड्स भी दिया और सर्विस भी प्रोवाइड किया, ठीक है, तो ये हो गया गुड्स और सर्विसेज। तो या फिर मान लो बाइक सर्विसिंग अगर हम लोग करवा रहे हैं, तो बाइक सर्विसिंग जब हम लोग करवा रहे हैं तो जो वर्कर हमारे बाइक को देख रहा है उसे ठीक कर रहा है, तो वो हो गया उनका सर्विस प्रोवाइड करना। अब मान लो उन बाइक को सर्विस करते हुए जो भी यूज हो रहा है जैसे कि ऑयल वगैरह यूज कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो गुड्स हो गया, गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल। तो जैसे प्रोवाइड लिख देते हैं, प्रोवाइड स्टडी मटेरियल विथ टीचिंग, ठीक है, पढ़ा रहे, पढ़ाने के साथ साथ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे, ठीक है। बाइक सर्विसिंग, ठीक है, अगर हम लोग बाइक सर्विस वगैरह करवा रहे हैं तो उस केस में भी गुड्स भी यूज होता है, जॉइंटली गुड्स और सर्विस दोनों ही हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर ये पॉइंट कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट गुड्स एंड सर्विसेज ऑफन ऑकर्स जॉइंटली, तो जॉइंटली क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट में देखो, और एक चीज भी होता है, जैसे मान लो हम लोग डॉक्टर के पास गए, ठीक है, तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने मान लो हमें चेक वगैरह किया, तो वो उनका सर्विस था। अब मान लो मेडिसिन भी वहीं से मिल जा रहा है, डॉक्टर ही मान लो नॉर्मल कुछ मेडिसिन वगैरह उनके पास है तो वो दे रहे हैं, तो हमें मेडिसिन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें बाहर जाके नहीं खरीदना पड़ रहा है, तो डॉक्टर सर्विस भी दे रहे हैं और उसके साथ साथ मेडिसिन भी उनके पास है तो दे रहे हैं। जैसे नॉर्मली देख सकते हो होम्योपैथी जो डॉक्टर होते हैं उनका जो मेडिसिन है उनके पास हमेशा अवेलेबल रहता है, नॉर्मल केस में मैंने देखा है, तो वो अपना मेडिसिन जो है प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये क्या होता है कि हम लोगों को जॉइंटली क्या मिला, मेडिकल सर्विस भी मिल गया वहां से और उसके साथ साथ हम लोगों को मेडिसिन भी मिल गया, यानी गुड्स भी मिला और सर्विस भी मिला, ठीक है। अच्छा 6 नंबर पॉइंट में क्या बोला है, अगर सर्विस और गुड्स कंबाइंडली प्रोवाइड होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज कॉन्टिनम, ठीक है, ये वर्ड याद रखना है, ठीक है, कॉन्टिनम बोला जाता है जब गुड्स और सर्विस जॉइंटली प्रोवाइड होता है, या फिर इसका और एक नाम होता है प्रोडक्ट पैकेज, ठीक है, प्रोडक्ट पैकेज। जब गुड्स और सर्विस जॉइंटली प्रोवाइड होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनम या फिर प्रोडक्ट पैकेज, ठीक है, यहाँ पर हम हाईलाइट कर देते हैं प्रोडक्ट पैकेज, ठीक है, ये सब तुम लोग को यहाँ पर भी शायद मिल जाएगा, ठीक है, देखोगे तो मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पर मुझे दिखा, ये देखो कंपनीज यूजुअली सेल प्रोडक्ट पैकेज, ठीक है, प्रोडक्ट पैकेज विच आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना वो कोशिश करती है कि हमें गुड्स भी मिल जाए, हमें सर्विस भी मिल जाए, ठीक है। ये जैसे देखो ऐसे होता है जब मतलब जो छोटा छोटा क्लिनिक वगैरह होता है ना, वहां पर जो डॉक्टर होते हैं वो सिर्फ चेकअप करके बोलते हैं कि आप जाओ बाहर से मेडिसिन खरीद लो, ये टेस्ट वगैरह करवा लो, लेकिन जो पूरा मतलब कंप्लीट कोई क्लिनिक वगैरह होता है ना वहां पर हमें डॉक्टर भी मिल जाएंगे। अगर वहां पर हमें किसी भी तरह का टेस्ट वगैरह करवाना है, जैसे मान लो कोई अगर किसी का एक्सरे वगैरह करवाना है, तो वो हमें ना कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसी जो क्लिनिक है, जैसे कोलकाता में पार्क क्लिनिक में हम अपनी माँ को लेके गए थे तो वहां पर पूरा सिस्टम जो है वैसे बना हुआ है,
है, हमें कहीं जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो उनका ही वहां पर एक्सरे सेंटर वगैरह सब बना हुआ है, तो वहीं से करवाओ अपना जो भी करवाना है, चेकअप वगैरह, मतलब जो भी डिटेल्स में डॉक्टर ने बोला हुआ है वहां से करवाओ, फिर चले जाओ। तो ये लोग कंपनी के हिसाब से काम करते, ठीक है। मतलब यहाँ पर जाके पूरा का पूरा कंबाइंड चीज हमें मिल जाएगा, इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो बड़ा बड़ा कंपनी जो है नॉर्मली वो इस तरह से करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर दिया हुआ था, it is important to note that goods and services often occur jointly. For example, having the oil change in your car is a service. Car is a service. जैसे मैंने एग्जांपल दिया बाइक सर्विस का, बट द ऑयल दैट इज डिलीवर्ड इज अ गुड्स, ठीक है। तो जब हम लोग सर्विसिंग करवाने जाते हैं, कार करवा लो, बाइक करवा लो, कुछ भी, ठीक है, तो जो सर्विस मिला मैकेनिक से वो तो सर्विस हो गया, बट उसने जो तेल वगैरह यूज किया वो तो गुड्स हो गया। हाउस पेंटिंग इज अ सर्विस बट द पेंट इज गुड। जैसे मान लो अगर हम लोग घर पे पेंट करवा रहे, ठीक है, तो जो आके पेंट कर रहे हैं वो तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर जो मान लो अगर हम लोग किसी बड़े कंपनी से लोगों को हायर कर लिए, वो क्या बोलेंगे, हम अपना पेंट वगैरह लेके आ जाएंगे, आप कलर बता दीजिए, ठीक है। तो वो अपना पेंट वगैरह सारा चीज लेके आ जाएंगे, तो वो पेंट भी लेके आ रहे हैं, तो हमें सर्विस भी दे रहे हैं, उसके साथ साथ गुड्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। द गुड सर्विस कॉम्बिनेशन इज अ कॉन्टिनम। तो इसको क्या बोला जाता है, कॉन्टिनम बोला जाता है। ये पॉइंट से क्वेश्चन आता है तो इसे याद रखना है। इट कैन रेंज फ्रॉम प्राइमरीली गुड्स विथ लिटिल सर्विस टू प्राइमरीली सर्विस विथ फ्यू गुड्स बिकॉज देयर आर रिलेटिवली फ्यू प्योर गुड्स और प्योर सर्विसेज। प्योर गुड्स और प्योर सर्विसेज बहुत कम होता है, ठीक है। जैसे आजकल अगर देखो ग्रोसरी वाले मतलब क्योंकि इतना कंपटीशन है तो नॉर्मल लोग भी बोलते हैं हम लोग होम डिलीवरी कर रहे हैं। ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि मार्केट में टिकने के लिए करना पड़ रहा है। तो पहले हम लोग खुद ही जाके ग्रोसरी लेके आते थे। अब मान लो जिनसे ग्रोसरी लेते थे, जो दुकान है वो बोल रहे हैं हम लोग होम डिलीवरी भी करते हैं, तो दैट इज सर्विस। तो पहले प्योर गुड्स बेच रहे थे, लेकिन अभी पैटर्न बदल रहा है तो लोगों को बदलना पड़ रहा है, तो वो बोल रहे हैं हम लोग आपके घर पे, आप बोल दीजिए फोन करके, आपके घर पे पहुंचा देंगे, ठीक है। तो ये जो पहुंचा दे रहे हैं दैट इज सर्विस। तो प्योर गुड्स और प्योर सर्विस का कंसेप्ट आज के डेट पे बहुत ही कम रह गया है। स्पेशली जो कंपनीज वगैरह है जिन्होंने बहुत ज्यादा कैपिटल लगा के अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया है, वो अपना प्रोडक्ट जो है वो पैकेज में सेल करती है। पैकेज में मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देयर आर एलिमेंट्स ऑफ बोथ गुड्स प्रोडक्शन एंड सर्विस डिलीवरी इन दिस प्रोडक्ट पैकेज। दिस मेक्स मैनेजिंग ऑपरेशंस मोर इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो मोर चैलेंजिंग, ठीक है। मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर चैलेंजिंग बना रहा है। तो यहाँ पर सारे पॉइंट तुम लोग को बुक में मिल जाएंगे जो हम लिखवा रहे हैं, लेकिन मेन मेन जहां से क्वेश्चन आता है वो हम लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो पॉइंट नंबर 5, 6 ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो हम ये वाला पॉइंट हम लोग का कंप्लीट हो गया, दैट इज ऑपरेशन सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे, देखो अभी हम लोग लेकिन पॉइंट 1 में ही है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, आज इंट्रोडक्शन तक ही कर पाएंगे शायद, ठीक है। ये 2, 3, 4 पॉइंट ये नेक्स्ट दिन करेंगे हम लोग। तो अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। हम लोगों ने ऑपरेशन मैनेजमेंट सीखा, ऑपरेशन सिस्टम सीखा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑपरेशन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब उद्देश्य, ठीक है। क्या उद्देश्य है ऑपरेशन मैनेजमेंट का, ठीक है। तो देखो दो मेन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो एक होना चाहिए। एक तो कस्टमर को अच्छा सर्विस मिले, ठीक है, तभी तो हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट अप्लाई कर रहे हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट का अप्लाई करने का मतलब ही हो गया इस तरह से ऑपरेशन करना है जो कि मैनेजमेंट के साथ, और मैनेजमेंट का मतलब ही वही इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है, जिसमें हम लोग टाइम को भी ध्यान में रखें, कॉस्ट को भी। और कस्टमर को चाहिए क्या, कस्टमर को कम पैसे में, सभी कस्टमर को कोई भी ले लो, हम खुद को भी मान सकते हैं, हमें हर एक इंसान को क्या चाहिए, जब हम लोग किसी के कस्टमर होते किसी भी रेस्पेक्ट में देखो तो हमें क्या चाहिए, हम लोग हमेशा चाहेंगे कि हमें जितना कॉस्ट इफेक्टिवली चीज मिल जाए और जितना जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो वही हमें देखना पड़ेगा कि मेन 2 ऑब्जेक्टिव होता है, एक होता है कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना और दूसरा होता है रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना। देखो रिसोर्सेज को सही तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे तभी तो कॉस्ट इफेक्टिवली हम लोग कस्टमर को उसका वांट्स जो है उसको सेटिस्फाई करवा पाएंगे, ठीक है। सिर्फ प्रोडक्ट देने से कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता है, कितने भी फीचर्स डाल दो जो भी करो, लेकिन अगर सस्ता नहीं होगा तो हम लोग ज्यादा लोगों को कैसे बेच पाएंगे, ठीक है। महंगा चीज तो वही खरीद सकते हैं जो रीच में चले जाएंगे, ठीक है। अगर हमें अच्छा खासा कस्टमर बेस लेना है तो सभी के वांट्स को हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कॉस्ट इफेक्टिवली भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेन 2 ऑब्जेक्टिव होता है, फर्स्ट है कस्टमर सर्विस,
मेन दो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, मेन दो ऑब्जेक्टिव है। एक है कस्टमर सर्विस और दूसरा है रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कस्टमर सर्विस। कस्टमर को हम लोग किस तरह से सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो देखो, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव is customer, the first objective is to provide service to customer। एक काम करो, is providing कर दो, is providing service to customer, which means the service for the satisfaction of customers वांट्स, ठीक है, कस्टमर जो चाह रहा है, ठीक है, यानी उनका वांट्स क्या है, ठीक है, उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा हमें, ठीक है, तभी जाके हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना वो फुलफिल होगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर एक लैपटॉप खरीदना है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में लैपटॉप या फिर मोबाइल खरीदना है, अगर किसी के पास नहीं है तो हो सकता है कि उसे लैपटॉप या मोबाइल खरीदना है। जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मान लो किसी को ये जो है, ये है सपोज मिस्टर ए, ठीक है, इनको खरीदना है एक लैपटॉप, इनको एक लैपटॉप का जरूरत है, ठीक है, तो ये किसी शॉप में जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाएंगे या फिर ऑनलाइन में भी खरीद सकते, ठीक है। अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जा रहे हैं, ये है एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप, ठीक है, यहाँ पर जाके ये बोलेंगे मुझे लैपटॉप चाहिए, तो दुकानदार जो है वो तो पूछेगा ना कि आपका फीचर्स, मतलब हर एक चीजों का तो एक फीचर्स होता है, स्पेशली ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीजों का तो फीचर्स होता ही है, ठीक है, कि आपको कैसा लैपटॉप चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने बोला देखिए मुझे एक लैपटॉप तो चाहिए, लेकिन मेरा जो नीड है उसके हिसाब से मुझे क्या क्या फीचर्स चाहिए, मुझे विंडोज 10 चाहिए, ठीक है, मुझे आई कोर यानी जो प्रोसेसर होता है वो 7 चाहिए, ठीक है, मुझे रैम जो है, ठीक है, रैम जो है मान लो 16 GB का चाहिए, ठीक है, तो ये ठीक है, और मान लो मुझे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड बोलते हैं वो चाहिए, ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड, ये सब फीचर्स है, ठीक है। अच्छा, और जो स्पीड, मतलब जो ये हार्ड डिस्क होता है SSD 512 चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने अपना ये सब फीचर्स बता दिए कि मुझे ऐसा ऐसा लैपटॉप चाहिए, मैंने ये एग्जांपल दिया, कुछ और भी हो सकता है, किसी का नीड अपना अपना नीड है, ठीक है, क्या काम करना है उसके ऊपर हमें अपना फीचर्स डिसाइड करना चाहिए, ठीक है, कि नॉर्मल काम के लिए हमें विंडोज 10 iCore 7 ये सब नहीं भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग क्लासेस वगैरह लेते हैं तो हम लोगों के लिए प्रोसेसर वगैरह थोड़ा बहुत मतलब अच्छा अगर नहीं होता है तो उसमें क्लासेस जो है नहीं ले पाएंगे, लोड नहीं ले पाता है लैपटॉप उतना ज्यादा, ठीक है, तो उसके लिए हमें जो रैम वगैरह वो हाई स्पीड चाहिए होता है, लेकिन नॉर्मल मान लो तुम लोगों को क्लासेस करना होता है तो उसके लिए तुम लोगों को इतना फीचर्स का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। अब मान लो मिस्टर ए को इस तरह का फीचर्स जो है वो चाहिए अपने काम के लिए, अब वो शॉप वाला अगर बोलेगा कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो उसका मतलब वो कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाया उनके वांट्स के हिसाब से। लेकिन अगर उस शॉप में जहां पर वो गया था उनको अगर इस तरह का सारा जो फीचर्स चाहिए वो मिल जाएगा, अगर ये बोल देते ओके सर डन, हम लोग आपको दे पाएंगे, ठीक है, हमारे पास ये सब फीचर्स है, तो ये खुश हो जाएगा, मिस्टर ए जो है ये हैप्पी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसको मिल गया, ठीक है, जो चाहिए था वो हम लोग कहीं पर भी कुछ खरीदने के लिए जाते हैं और अगर हमें मिल जाता है तो ऑब्वियसली हम लोग हैप्पी होते हैं ना, इसका मतलब वो शॉप में हम लोग बार बार जाना पसंद करेंगे कि वहां पर जाओ ये चीज हमें मिल जाएगा। अब ये रहा लैपटॉप का बात, कुछ और भी हो सकता है, ऐसे मान लो कोई ग्रोसरी शॉप में गए,
नॉर्मली, ठीक है। तो वहां पर मान लो बोला ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा, तो हम लोग पागल हो जाते हैं, अरे ये सब नहीं मिलेगा, फिर दूसरे दुकान में जाओ। लेकिन अगर मान लो ऐसा कोई दुकानदार है जो कि लगभग सारा का सारा लिस्ट में जो भी सामान हमें मिला है, खरीदने के लिए बोला गया है, सब मिल जाता है, तो हम लोग हैप्पी हो जाते हैं, अच्छा वो एक ही जगह पे सारा चीज मिल गया। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कस्टमर सर्विस का ध्यान रखना पड़ेगा, किस तरह से उनका जो वांट्स है वो हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो बी सेटिस्फाई हो जाएगा, ये मिस्टर ए जो है ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गए हैं सेटिस्फाइड। क्यों सेटिस्फाइड हो गए, क्योंकि इनका जितना भी डिमांड था, ऑल डिमांड्स फुलफिल, ठीक है। जितना भी डिमांड, ये देखो जितना भी फीचर्स का लाइन लगाया ये सब फुलफिल हो गया, ठीक है, ये सब फुलफिल हो गया। तो इसको बोलते हैं कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। अच्छा, अब फुलफिल तो हुआ, ये तो इनका डिमांड फुलफिल हो गया। और एक तरह से भी कस्टमर अपना डिमांड को रख सकता है, कैसे, देखो पॉइंट 2 लिखते हैं। कस्टमर सर्विस में 2 पॉइंट आएगा, एक तो मुझे जो चाहिए वो मिल जाए, दूसरा यहां पर द ऑपरेशन मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड something to a satisfaction which can satisfy the customer in terms of cost and timing, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, देखो द ऑपरेशन मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड समथिंग टू ए सेटिस्फैक्शन, इस तरह का कस्टमर को सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, विच कैन सेटिस्फाई द कस्टमर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड टाइम। देखो यहाँ पर तो डिमांड फुलफिल हो गया, जो चाहिए था मुझे इस दुकान में मिल गया, ठीक है। लेकिन मेरा बजट तो मैंने अभी तक नहीं बताया, मुझे इतना कुछ चाहिए, लेकिन हम कस्टमर है, मुझे सस्ते में चाहिए, जितने सस्ते में मिल जाए उतने मेरे लिए अच्छा है, ठीक है, और जितना जल्दी मिल जाए। मान लो ये दुकानदार बोला हाँ मुझे मिल तो सारा चीज आपको मिल जाएगा, आपने जो जो फीचर्स बोला ये आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए 15 दिन टाइम लगेगा, लेकिन मुझे तो कल ही चाहिए था ना, तो हो गया मुश्किल, ठीक है। तो सेटिस्फाई नहीं कर पाया, फीचर्स तो दे पा रहा है लेकिन क्या है वो कल नहीं दे पा रहा है, मुझे कल ही चाहिए था। या फिर मान लो मुझे ये सारा फीचर्स, मेरा बजट है 60,000, ये तो बोल रहा है कि 80,000 लगेगा, ठीक है। अब ये हो गया प्रॉब्लम। तो हमें इस तरह का प्रोडक्ट या सर्विस जो भी हो हमें बनाना पड़ेगा, ताकि हम लोग कस्टमर जो चाह रहा है वो भी मिल जाए, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो उनके लिए, और टाइमिंग्स भी जो है वो सही हो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अब मान लो मिस्टर बी को ले लेते हैं, ठीक है। मिस्टर बी ये गए फिर से कुछ खरीदने के लिए, सपोज इन्होंने एसी खरीदना है, ठीक है, इनको एसी खरीदना है, तो एसी खरीदने के लिए वो चले गए इलेक्ट्रॉनिक शॉप में, और वहां पर जाके बोल रहे हैं कि मुझे कैसा एसी चाहिए, मुझे इन्वर्टर एसी चाहिए, ठीक है, इन्वर्टर एसी, ठीक है। मुझे स्प्लिट एसी चाहिए, ठीक है, स्प्लिट एसी चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे मान लो 5 स्टार, वो स्टार रेटिंग रहता है एसी का, तो 5 स्टार एसी चाहिए, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका प्राइस जो है, मुझे ये एसी जो है, ऐसा एसी मुझे 30,000 में चाहिए, क्योंकि मेरा बजट जो है वो 30,000 ही है, और मुझे ये कल एक दिन के अंदर चाहिए, ठीक है, विद इन 1 डेज मुझे चाहिए, एक दिन के अंदर मेरे पास डिलीवरी हो जाना चाहिए, ठीक है। अब दुकानदार जो है ये मान लो शॉप, ठीक है, तो शॉप में जाके उसने इतना सारा डिमांड जो है बता दिया। अब अगर जो दुकानदार है वो सारे फीचर्स भी दे पा रहा है जो इनकी डिमांड में है, प्राइस भी वही दे मतलब उसी रेंज में दे पा रहा है, ठीक है, और एक दिन के अंदर भी दे पा रहा है, यानी डिमांड जो है फीचर्स का, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं वांट्स जो है वो भी सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है, वांट्स 3 रेस्पेक्ट में सेटिस्फाई कर दिया, प्राइस मतलब कॉस्ट लिख देते हैं, कॉस्ट जो है वो भी 30,000 में कर दिया, ठीक है। नॉर्मली ये ऐसा सब फीचर्स थोड़ा महंगा आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट जो है, कॉस्ट भी वही दे पा रहा है जो इनका डिमांड था, ठीक है। टाइम भी मैनेज करके वही दे देगा, ठीक है, एक ही दिन में डिलीवरी करवा देगा, और उसके साथ साथ
यहाँ पर जो फीचर्स है वो भी मिलेगा, फीचर्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज अगर मिल जाता है तभी हम लोग बोल पाएंगे कि हम लोग कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना है तो इस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब ये दिमाग में आ सकता है, ठीक है फीचर्स मिल जाएगा, टाइम में भी मिल जाएगा, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव कैसे होगा? ऑपरेशन मैनेजमेंट लगा के हम लोग अपने प्रोडक्ट को कॉस्ट इफेक्टिव भी बना सकते हैं। और वो कैसे होगा वो हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स में सीखेंगे, अलग अलग न्यूमेरिकल्स होगा इसका, कि किस तरह से हम लोग अपने प्रोडक्ट को कॉस्ट इफेक्टिव कर सकते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट का यूज करते हुए। ऑब्वियसली क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि कस्टमर का वांट्स जो है उसे हम लोग सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो अगर हम लोग टाइम में दे पाते, जैसे देखो ना अमेजन वगैरह में रहता है ना 1 डे डिलीवरी, प्राइम डिलीवरी रहता है। ठीक है, तो हम लोग खुद अगर हमें कुछ ऐसा चीज चाहिए जो कि बहुत जल्दी चाहिए तो हम लोग ढूंढते रहते हैं ना कि प्राइम डिलीवरी है कि नहीं, 1 दिन के अंदर है कि नहीं, और अगर हमें मिल जाता है तो हम लोग हैप्पी हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज मुझे कल ही चाहिए था, मिल गया। ठीक है, मुझे जिस दाम पे चाहिए था मिल गया, जो फीचर्स चाहिए था वो मिल गया, तो हम लोग क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर अमेजन में ढूंढेंगे कुछ खरीदना है। अगर फ्लिपकार्ट पे ऐसा होता है तो वहां पर, मिंत्रा में होता है तो वहां पर जहां पर हमें सही लगेगा, हमारा वांट्स जो है वो फुलफिल होगा विथ फीचर्स, विथ कॉस्ट, विथ टाइम्स, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वहां से परचेस करना ज्यादा प्रॉफिटेबल समझेंगे एज ए कस्टमर। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर इसका मतलब, इसका जो जिस्ट निकल के आया, जिस्ट ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे 10, the primary objective can be satisfied by providing the, यहाँ पर हाईलाइट करके लिख लो, right thing at the right प्राइस। सही चीज देना पड़ेगा, जो मांग रहे हैं वो हमारे पास होना चाहिए। राइट थिंग एट द राइट प्राइस एट द राइट टाइम। सारा चीज मिल जाएगा, पैसा भी जो बोल रहे हैं वो हो जाएगा, लेकिन मिलेगा 15 दिन बाद। प्रॉब्लम, ठीक है, अगर कस्टमर को 15 दिन बाद देने से चलेगा तो ठीक है, लेकिन अगर कस्टमर को जब चाहिए तभी मिलना, मतलब हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को बोला जाता है, ये अगर सारा चीज हम लोग कर पाए तो इसको बोलेंगे राइट थिंग, मतलब सही चीज जो मांग रहे हैं, एट द राइट प्राइस, जिस दाम पे मांग रहे हैं, एट द राइट टाइम, जिस टाइम पे मांग रहे हैं। ठीक है, राइट थिंग एट द राइट प्राइस, राइट थिंग एट द राइट प्राइस एट द राइट टाइम। तब जाके हम लोग बोलेंगे कि कस्टमर को सेटिस्फाई करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा फुलफिल हुआ। ये तुम लोग को आई थिंक यहाँ पर भी मिल सकता है। ये देखो, दो ऑब्जेक्टिव होता है, कस्टमर सर्विस, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ये देखो, ये रहा, मिल गया मुझे। ये देखो, राइट थिंग एट द राइट प्राइस एट द राइट टाइम। ठीक है, तो ये वाला चीज हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट का कस्टमर सर्विस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, अच्छा, और एक पॉइंट रह गया, वो लिखवाने के बाद हम लोग रिसोर्स यूटिलाइजेशन करेंगे। और एक पॉइंट रह गया, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या है देखो, देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ कस्टमर सर्विस। पॉइंट ए, मैम वो क्या स्पेसिफिक, लिखा हुआ है? कौन सा बोला? देयर आर 3। 3 एस्पेक्ट्स। ठीक है। तो इसका मतलब जीस्ट ये निकल के आया, राइट
थिंग एट द राइट प्राइस एट द राइट टाइम। इसका मतलब है राइट थिंग यानी स्पेसिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए जो डिमांडिंग है, राइट प्राइस यानी कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, टाइमिंग। देखो अगर हमें कस्टमर बेस अच्छा बनाना है तो हमें स्पेसिफिकेशन नया नया लाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो मोबाइल वगैरह का ही क्या होता है, स्पेसिफिकेशन नया नया निकलता रहता है। जैसे कि मान लो कैमरा का जो है स्पेसिफिकेशन पहले कुछ एक था, अभी कुछ और हो रहा है, ठीक है। जैसे रियलमी हो गया, ठीक है। ये सब जो कंपनी है अपना नया नया स्पेसिफिकेशन हर बार निकालते रहती है कि इस बार ये फोन इस फीचर्स के साथ आ रहा है, ये कैमरा का फीचर्स जो है इसमें अपडेशन है, ठीक है। ये मतलब स्पेसिफिकेशन अपना चेंज करते रहना है अगर कस्टमर के वांट्स के साथ हमें चलना चाहिए, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव होगा, टाइमिंग्स भी सही होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर हमें कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना है तो हमें नए नए स्पेसिफिकेशन वाले प्रोडक्ट हमेशा सही टाइमिंग में, सही कॉस्ट मतलब कम कॉस्ट के साथ जो है मार्केट में लॉन्च करना चाहिए, ठीक है। तब जाके हम लोग अपना कस्टमर बेस को रख सकते हैं। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के बारे में नहीं है, किसी भी प्रोडक्ट के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह से हम लोग जो है अपना कस्टमर बेस अच्छे तरीके से बना सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो किसी भी चीजों का बिजनेस कर रही है, चाहे वो गुड्स का कर रही है, चाहे सर्विस का कर रही है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कर रही है। जबकि आज के डेट पे दोनों का ही कॉम्बिनेशन मैक्सिमम लोगों को करना पड़ता है कंपटीशन में टिकने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कस्टमर सर्विस तक, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ये वाला पॉइंट, रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करके हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई कर सकते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट नेक्स्ट हेडिंग करेंगे, रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब देखो सिंपल अगर बोले कि हम लोग जो रिसोर्स हमें मिल रहा है, रिसोर्सेस के थ्रू से हम लोग इनपुट को आउटपुट पे कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो रिसोर्सेस कैपिटल हो, चाहे वो रिसोर्सेस कुछ लेबर मतलब ह्यूमन बीइंग्स हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे कुछ और हो। अगर हम लोग रिसोर्सेस को ठीक तरह से मैनेज नहीं करेंगे तो हम लोग कॉमर्शियली फेलियर हो जाएंगे। कैसे? हमारे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा। अगर हम लोगों ने जो रिसोर्सेस हमें मिला था उसको हम लोग सही यूटिलाइज नहीं किए, बर्बाद किए, तो हमारे चीजों का दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो आउटपुट प्रोडक्ट बनेगा या आउटपुट सर्विस जो बनेगा वो काफी ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो रिसोर्सेज को मैनेज अगर नहीं कर पाते हैं तो उस केस में हमारा लॉस हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, वहां पर एक मान लो एक जगह पे एक घर बनाने के लिए अगर मान लो 5 लेबर का जरूरत है, अगर हम लोग वहां पर 7 लेबर लगा दे रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। जितना सीमेंट चाहिए उससे ज्यादा यूज करें, मतलब ज्यादा तो यूज नहीं कर सकते, मतलब मैनेज करके यूज नहीं कर रहे, गिर रहे, फेंक रहे, मतलब उतने अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं, लॉस हो रहा है, होने दो, गिर रहा है, गिरने दो। तो इससे क्या होगा, हमारा जो कंस्ट्रक्शन के बाद जो बिल्डिंग बनेगा वो ज्यादा महंगा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग अच्छी तरीके से उसे संभाल के यूज नहीं करेंगे जो भी रिसोर्सेज है तो हमारा जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो अगर हमारा टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मान लो ऐसे कपड़ा है जहां पर टी शर्ट वगैरह बन रहा है, उसका कटिंग चल रहा है। जैसे मान लो अगर ऐसे करके कटिंग चल रहा है टी शर्ट का, अब मान लो ये पूरा एक कपड़े का ये थान है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है कि हमें और एक टी शर्ट बन सकता है, ठीक है। ये मान लो सपोज 2 टी शर्ट यहाँ से कटिंग होके निकल सकता है एक ही जैसा, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, ये एक टी शर्ट बना लिया और बाकी जो कपड़ा बचा, ठीक है, ये एक टी शर्ट बना लिया और बाकी जो कपड़ा बच रहा है उसको सपोज हम लोगों ने फेंक दिया, मतलब उसको यूज नहीं किया, या फिर कटिंग यहाँ से नहीं करके कटिंग को एक अजीब मतलब अलग जगह से यहाँ से कर दिया, ठीक है। यहाँ से करने के वजह से क्या हुआ कि यहाँ का कपड़ा भी जो है ये बर्बाद, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अगर जरूरत है, बड़ा टी शर्ट बन रहा है, ठीक है, अगर मान लो बच्चे लोगों का बन रहा है तो यहाँ से 3 पीस बन सकता है या 2 पीस बन सकता है, देन हमें उस तरह से यूज करना चाहिए। मतलब जस्ट एक एग्जाम्पल बोल रहे हैं तो यहाँ पर से यूज करना चाहिए। अब जितना सा बर्बाद होगा, मान लो यहाँ पर हम लोग बच्चे लोगों का टी शर्ट बना रहे हैं तो यहाँ से मान लो ऐसे छोटा छोटा बच्चे लोगों का 3 टी शर्ट बन सकता है, ठीक है। अगर हम लोग मैनेज करके बनाए तो यहाँ से आराम से 3 टी शर्ट जो है वो बन सकता है। अब ये साइड का जो कटिंग बर्बाद हो रहा है ये तो होगा ही, ठीक है, ये तो होगा, ये जो बाकी जो बचा हुआ कपड़ा है ये तो निकल जाएगा, ठीक है, ये निकल जाएगा तो ये तो बर्बाद होगा, इसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं, ये रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग 3 के जगह मान लो एक ही बना रहे, बाकी कपड़ा को फेंक दे रहे हैं, ठीक है, मतलब उसको अनयूज्ड कर दे रहे हैं, मिडिल से कटिंग कर दे रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमारा रिसोर्स का सही यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर सही यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो हम लोग कॉस्ट इफेक्टिवली प्रोडक्ट जो है वो बना नहीं सकेंगे, ठीक है। तो रिसोर्स मैनेजमेंट होना जरूरी है। तो अनदर
major objective is to utilize resources for the satisfaction of customer wants effectively and efficiently। देखो फिर से वही फर्स्ट जो वर्ड हम लोगों ने आज सीखा था, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, वो बात यहाँ पर फिर से आ गया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर बोला गया है कि अनदर मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू यूटिलाइज रिसोर्सेस। रिसोर्सेस को हमें कैसे यूज करना पड़ेगा, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। मतलब हम लोग टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं लेकिन कॉस्ट का ध्यान नहीं रख रहे, चीजों को बर्बाद कर रहे हैं, या फिर हम लोग सिर्फ कॉस्ट का ध्यान रख रहे, टाइम का ध्यान नहीं रख रहे, नहीं चलेगा। दोनों को कंबाइंडली करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग कस्टमर के वांट्स को जो है वो सेटिस्फाई कर सकेंगे। अगर हम लोग इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करेंगे तभी तो हम लोग सही चीजों को सही टाइम पे सही दाम पे जो है कस्टमर को फॉरवर्ड कर सकेंगे। ठीक है, तो इसीलिए रिसोर्स मैनेजमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, कस्टमर सर्विस मस्ट प्रोवाइडेड with the achievement of effective operation through efficient use of resources। तो देखो ये पॉइंट क्या लिखा है, कस्टमर सर्विस मस्ट प्रोवाइडेड। कस्टमर को जब हम लोग सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो हमें क्या चीज करना ही चाहिए, मस्ट करना ही चाहिए, विद द अचीवमेंट ऑफ। तो कस्टमर को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका अचीवमेंट हमें कैसे हो सकता है, अचीवमेंट ऑफ कैसे अचीव कर सकते हैं, इफेक्टिव ऑपरेशन हमें करना चाहिए। इफेक्टिव ऑपरेशन मतलब टाइम में कंप्लीट करना, थ्रू एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स। टाइम में कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं कि रिसोर्सेज का बर्बादी करते हुए हम लोग टाइम पे कंप्लीट करते, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हमें रिसोर्सेज को भी सही तरीके से यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग क्या हो जाएंगे, कॉस्ट इफेक्टिवली नहीं दे पाएंगे, कॉस्ट वाला एलिमेंट फिर हट जाएगा। अगर हम लोग एफिशिएंसी यूज नहीं करेंगे, सिर्फ इफेक्टिवनेस यूज करेंगे, तो टाइम पे देने से भी कस्टमर नहीं लेगा। अगर हम लोग 10,000 का चीज 15,000 में टाइम पे भी देंगे तो क्यों लेगा, कस्टमर नहीं लेगा। ठीक है, अगर दूसरे जगह पे वही चीज टाइम पे 10,000 पे मिलेगा तो कस्टमर वहां शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका अचीवमेंट करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, इनएफिशिएंट होने से क्या होगा, इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस और इन, यहाँ पर जो लैंग्वेज है ये लैंग्वेज है इन एडुकेटेड। ठीक है, इन एडुकेटेड कस्टमर सर्विस। इनएडुकेटेड कस्टमर सर्विस लीड टू कॉमर्शियल फेलियर। ठीक है, अगर इनएफिशिएंट यूज कर रहे हैं हम लोग रिसोर्सेस का, इनएफिशिएंट यूज करने से कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, और हम लोग जो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करें वो इनएडुकेटेड तौर पे करें। इनएडुकेटेड का मतलब है हम लोगों ने ऑपरेशन मैनेजमेंट लगाया ही नहीं, ये तो जो 3 एस्पेक्ट है, स्पेसिफिकेशन, कॉस्ट, टाइमिंग, ये नहीं लगाया। इस वजह से हम लोगों ने राइट थिंग एट द राइट प्राइस एट द राइट टाइम में हम लोगों ने मतलब ये जो है ये वाला ऑब्जेक्टिव हम लोग अचीव ही नहीं कर पाए। यानी इनएडुकेटेड कस्टमर
सर्विस दे रहे हैं हम लोग, तो अगर ऐसा करेंगे तो कॉमर्शियली फेलियर हो जाएंगे। कॉमर्शियली फेलियर मतलब हमारे कंपनी या हमारा ऑर्गेनाइजेशन जिस सेक्टर में डील कर रहा है उस सेक्टर में और भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, उनके मुकाबले हम लोग फेलियरिटी में पहुंच जाएंगे, ठीक है, फेल कर जाएंगे, मतलब कंपनी बंद भी हो सकता है, डिसोल्यूशन में भी जा सकता है अगर हम लोग इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं, या फिर इनएडुकेटेड कस्टमर सर्विस। एंड इनएडुकेटेड कस्टमर सर्विस का मतलब ये जो तीन एस्पेक्ट्स बोल लो या फिर ये नाम बोल लो, एक ही पॉइंट को देखो अलग अलग टर्म नाम जो यूज किया गया है उसके साथ बताया गया है, ठीक है। तो ये जैसा है वैसा तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, एक ही चीज को बार बार बोला जा रहा है लेकिन अलग अलग जो है नाम के साथ, जैसे कि राइट थिंग एट द राइट प्राइस एट द राइट टाइम, इसी का मतलब ही तो है स्पेसिफिकेशन, कॉस्ट, टाइमिंग्स, ठीक है, लेकिन टर्म्स जो है वो हमें पता होने चाहिए। तो ये इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, और ये देखो इनएडुकेटेड कस्टमर सर्विस, ठीक है, ये वाला पॉइंट, इनएडुकेटेड कस्टमर सर्विस लीड टू कॉमर्शियल फेलियर, ठीक है। जैसे मान लो हम लोगों को बिल्डिंग बनवाना है, ठीक है, हम लोग बिल्डिंग बनाना चाहते हैं और हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन के लिए जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां होती है उन्हें बुला लिया, उनके जो लेबर है वो मतलब इनएफिशिएंटली काम कर रहे हैं, ठीक है, तो सारी चीजों को घेर रहे हैं, ठीक है, ध्यान नहीं दे रहे, लॉस हो रहा है, होने दो। अगर मान लो जैसे बरसात आने वाला है तो उसका कोई प्रोटेक्शन किया नहीं, आके देखा पूरा जो चीज है वो बर्बाद हो गया, मतलब अगर हम लोगों ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो उनको सही चीज हमें बना के देना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग नेक्स्ट किसी और को, उस कंपनी को रेफर करेंगे कि आप इनसे काम करवाओ, अच्छा है, ठीक है। और अगर देखेंगे कि बहुत ही बेकार काम किया है तो हम लोग बोलेंगे और कभी भी इनसे काम नहीं करवाएंगे, ठीक है। अब चाहे किसी भी चीज का हो, अब जैसे मतलब पेंट के लिए हम लोगों ने किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप लोग आके पूरा पेंट वगैरह कर दीजिएगा, ठीक है, तो उनका काम होता है कॉन्ट्रैक्ट लेने पे कि घर के जितने भी फर्नीचर वगैरह है उन्हें अच्छे तरीके से ढक दे ताकि पेंट वगैरह वो सब में ना लगे, बट उन्होंने आके ऐसा कुछ नहीं किया, धड़ाधड़ अपना काम करना स्टार्ट कर दिया और नीचे गिर रहे हैं, पोछा भी नहीं लगा रहे, तो अलग अलग जगह पे स्पॉट्स वगैरह हो गया, तो इससे क्या होगा, जिनके घर पे काम हुआ वो अनसेटिस्फाइड होंगे, तो वो बोल देंगे इस कंपनी के लोगों को कभी मत बुलाना, ये एकदम अच्छा काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनएडुकेटेड कस्टमर सर्विस देने से कॉमर्शियल फेलियर, और ये बात अगर फैल जाता है कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम नहीं कर रहा है किसी भी रेस्पेक्ट में, तो उसका डिमांड जो है मार्केट में कम हो जाएगा, तो वो कॉमर्शियली फेलियर जरूर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है। फोर्थ नंबर पॉइंट में लिखेंगे द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस लाइक, हमें यूटिलाइजेशन जो करना है रिसोर्सेस का, उसमें क्या क्या आता है देखो, उसमें जैसे हम लोगों ने देखा कि जो फिजिकल रॉ मटेरियल वगैरह है उसका यूटिलाइजेशन देख रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स का देख रहे हैं, इसके अलावा भी होता है जैसे कि अवेलेबल स्पेस, बताएंगे ये कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अवेलेबल स्पेस, यूज्ड और ऑक्युपाइड, अवेलेबल, टाइम, यूज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस में ये भी आता है अवेलेबल, स्पेस, यूज्ड और ऑक्युपाइड, ठीक है। जो स्पेस अवेलेबल है उसे हम लोग किस तरह से यूज्ड या ऑक्युपाइड करके रखे हैं, उससे भी हम लोग अपना रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन सही तरीके से कर सकते हैं। कैसे, जैसे अगर मान लो हमारे गोडाउन में अच्छा खासा जगह है और हमारे पास कैपिटल भी है, तो अगर हम लोग जो मान लो कंस्ट्रक्शन के काम के लिए अगर देख लो कि अगर हम लोग सीमेंट, रॉड, जो रेत वगैरह है वो सब जो यूज कर रहे हैं उसको अगर हम लोग रखना चाहते हैं, हमारे गोडाउन में अगर जगह है, हमारे पास कैपिटल है, तो हम लोग ज्यादा मंगा के रख सकते हैं, क्योंकि बार बार ऑर्डर देने से ही जो तुम लोग कॉस्टिंग में पढ़ चुके हो, ठीक है, मेटेरियल कॉस्टिंग में बार बार ऑर्डर देने से ऑर्डरिंग कॉस्ट भी तो बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर मेरे पास स्पेस अवेलेबल है, कैपिटल अवेलेबल है, तो हम चाहे तो मेरा रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जो है ज्यादा मंगा सकते हैं, अगर मेरे पास स्टोरेज अवेलेबल है, ठीक है। मतलब अवेलेबल स्पेस को कैसे यूज करना है उसके लिए बाकी फैक्टर भी इंपैक्ट करेंगे कि हमारे पास उतने पैसे वगैरह है कि नहीं है। या फिर मान लो अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ठीक है, अब मान लो जहां पर हमारा ट्रक माल डिलीवरी करने जा रहा है वहां पर हमारे और भी कस्टमर है, ठीक है, नॉर्मली वो खुद ही फोन करके बोलते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, लेकिन हमारा ट्रक जो जा रहा है उस पर जगह खाली है, ठीक है, तो ये जो ट्रक जा रहा है उस पर जगह अगर हमारा खाली है
तो हम लोग सोच रहे हैं कि एक काम करते हैं कि पूछ लेते हैं कस्टमर को फोन करके कि उनको, मान लो ये ट्रक आधा ही भरा है, ठीक है, लेकिन वो उतना दूर जाएगा तो फ्यूल वगैरह ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो लग ही जाएगा, लेकिन उस इलाके में जहां ये ट्रक जा रहा है हमारे और भी कस्टमर है, तो हम लोग फोन करके उनसे पूछ ही सकते हैं कि ट्रक आ रहा है, आपको क्या कुछ और प्रोडक्ट वगैरह चाहिए, तो हम लोग भिजवा देते, हो सकता है उनको नीड हो। तो हम लोग क्या करें, अपनी जो ट्रक में ये जो फाका जगह है इसको हम लोगों ने यूज कर लिया, जो खाली जगह है इसको यूज कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपने बिजनेस को मैनेज करके चला सकते हैं। या फिर मान लो हम लोग कहीं से माल लेके आते हैं, ठीक है, तो हमें हमारा नीड था मान लो सिर्फ और सिर्फ गेहूं लाने का, ठीक है, लेकिन हम लोग चावल भी बेचते हैं, ट्रक खाली आ रहा है, इसी जगह इसी शॉप से हम लोग गेहूं यहाँ से, चावल यहाँ से, कुछ और खरीदते हैं, ऑयल वगैरह खरीदते हैं, तो कैपिटल है, ट्रक खाली आएगा, सिर्फ गेहूं ही क्यों लाए, अभी जरूरत नहीं है चावल का, लेकिन ट्रक खाली आ रहा है भाई, तो पैसा मेरा यूटिलाइज होगा, वहां से वहां तक आने का मेरा खर्चा तो उतना ही होगा। तो अगर मेरे पास अवेलेबल स्पेस है गोडाउन में, ट्रक में भी जगह है, तो हम अपना जो नीड है उसको खरीद सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये अलग अलग मैंने एग्जांपल दिया, दैट इज हमारा जो अवेलेबल स्पेस है उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं या फिर कैसे ऑक्यूपाई कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी हमें देखना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग एज ए कस्टमर भी देख सकते हैं कि मेरा क्या बेनिफिट होता है, और अगर हम लोग किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी कस्टमर को प्रोडक्ट भेज रहे हैं, तो भी देख सकते हैं, ठीक है। अवेलेबल टाइम यूज, ठीक है, जैसे मान लो कि अचानक से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, बारिश आ गया, तो लेबर लोग बैठे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर बिना बाहर जाए अगर कुछ काम, जैसे मान लो सीमेंट वगैरह जो है इधर उधर पड़ा हुआ है, तो हम लोग गोडाउन में उनसे थोड़ा बहुत काम करवा सकते हैं कि आप ये जो प्रोडक्ट है इसको इधर से इधर कर दीजिए, या फिर इसको अच्छे तरीके से रख दीजिए, ठीक है, ये सब भी हम लोग उनसे करवा सकते हैं, इसको ढक दीजिए, ठीक है। तो अवेलेबल टाइम यूज, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ऐसे नहीं कि लेबर बैठा है तो बैठा ही है, ठीक है, हम लोग उनसे कुछ और भी काम करवा सकते हैं अगर कुछ है तो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अवेलेबल टाइम यूज, हम लोग अपने टाइम को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करना है हमें। और रियल तुम लोग के साथ भी ये तुम लोग रिलेट कर सकते हो, एज ए स्टूडेंट भी रिलेट कर सकते हो कि अगर हमारे पास अवेलेबल टाइम हो रहा है तो हम लोग इसको कैसे यूज करें, वेस्टेज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि रिसोर्सेज में अवेलेबल स्पेस, अवेलेबल टाइम, इसको भी यूज करना एक बड़ा बात होता है, ठीक है। अब बिजनेस में देख लो या रियल लाइफ में देख लो। नेक्स्ट, कंक्लूजन इस पॉइंट का, ऑपरेशन मैनेजमेंट is concerned with the achievement of both satisfactory of customer service and resource utilization. Hence, operation manager must attempt to balance these two objectives. देखो ये हमारा जो पॉइंट खत्म हुआ, दैट इज हम लोगों ने ये देखा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है, तो ये इसका जिस्ट क्या निकल के आया, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ द अचीवमेंट ऑफ बोथ सेटिस्फैक्ट्री ऑफ कस्टमर सर्विस एंड रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव भी है कि कस्टमर का जो सर्विस है वो सेटिस्फैक्ट्री हो इन रेस्पेक्ट ऑफ राइट थिंग, राइट प्लेस, राइट टाइम, यानी कि कॉस्ट, फीचर्स एंड उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट, फीचर्स और क्या होगा, एक टाइमिंग्स, ठीक है। ये तीन चीजों का हम लोग ध्यान रख पाए और उसके साथ साथ रिसोर्सेज का सही तरह से यूटिलाइज कर पाए ताकि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो और एफिशिएंट भी हो। हेंस ऑपरेशन मैनेजर जो होगा, अगर हम तुम लोगों को कहीं पर भी एज ए ऑपरेशन मैनेजर अपॉइंट किया जा रहा है तो यही दो चीज को बैलेंस करते हुए अचीव करना पड़ेगा, तभी जाके ऑपरेशन मैनेजमेंट अप्लाई होगा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो मैनेजर मस्ट अटेम्प्ट, तो ये देखो, हेंस ऑपरेशन मैनेजर मस्ट अटेम्प्ट टू बैलेंस दिस टू ऑब्जेक्टिव, ठीक है।
तो जो ऑपरेशन मैनेजर होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, उनको ये दो चीज को बैलेंस करते हुए चलना पड़ेगा कि रिसोर्सेज का भी यूटिलाइजेशन सही हो और कस्टमर के वांट्स भी जो है वो सेटिस्फाइड हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट का स्कोप क्या है? ऑपरेशन मैनेजमेंट concerned concerned with conversion of input into output। ये तो हम लोग पहले से ही देख रहे हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब ही है कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, आउटपुट विथ यूज ऑफ फिजिकल, कैसे करेंगे, फिजिकल रिसोर्सेस को यूज करते हुए, फिजिकल रिसोर्सेस सो एज टू प्रोवाइड, ताकि हम लोग कस्टमर को उनके वांट्स को प्रोवाइड कर सके। ठीक है, टू प्रोवाइड कस्टमर्स satisfactions and other operation management concerned with conversion of input into output with use of physical resources so as to provide customer satisfactions and other organizations objective, ये यहाँ पर कॉमा नहीं होगा, customer satisfaction and other organization objective of effectiveness and efficient। तो देखो स्कोप यही है कि हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट को यूज करके क्या हमें बेनिफिट मिल सकता है। हम लोग कस्टमर, अगर हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट यूज करते हैं तो उसमें हम लोग अपने इनपुट को जो आउटपुट में प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो इन नेचर ऑफ गुड्स हो या सर्विस हो, तो उससे क्या होगा, फिजिकल रिसोर्सेज को यूज करके करना है, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन भी मिले इन रिगार्डिंग राइट टाइम राइट प्लेस राइट थिंग। ठीक है, यानी कॉस्ट इफेक्टिव हो, टाइमिंग इफेक्टिव हो, मतलब टाइमिंग में मिल जाए चीज। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव हो और उसके साथ साथ स्पेसिफिकेशन भी ठीक ठाक मिल जाए और बाकी काम पूरा जो है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्कोप हमें मिलेगा अगर हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज करेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे, फॉलोइंग आर द अचीवमेंट एक्टिविटीज which are listed under the operation management फंक्शन। ठीक है, तो अगर ऑपरेशन मैनेजमेंट का फंक्शन क्या क्या होगा, ठीक है, ये तो ऑपरेशन मैनेजमेंट यूज करेंगे तो हमें ये सब बेनिफिट मिलेगा कि हम लोग कस्टमर के वांट्स को सेटिस्फाई कर सकेंगे, इफेक्टिवली एफिशिएंटली अपना जो आउटपुट है उसे प्रोवाइड कर सकेंगे कस्टमर को। लेकिन इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा ताकि हम लोग ये सारे कामों को कर सके, कैसे काम करें ताकि हमें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है वो हम लोग मतलब अपना जो आउटपुट है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली प्रोवाइड कर पाए कस्टमर को, ताकि कस्टमर का जो वांट्स है वो सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो क्या क्या फंक्शन जो है वो हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, तो मेनली 8 फंक्शन होता है। ठीक है, 8 फंक्शन देखो, 8 फंक्शन में क्या क्या होगा। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन जो होगा
टोटल 8 फंक्शन है। तो सबसे पहले अगर देखो कि मान लो अगर हम लोग कोई भी एक कंपनी बनाना चाहते हैं, ठीक है, अब किसी भी चीज का हो, कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लोग प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ये है मान लो ये अपना एक कंपनी बनाना चाहता है, ये है मिस्टर एक्स, ठीक है, ये चाहते हैं कि एक बिजनेस करना चाहते हैं और इसके लिए कंपनी बनाना चाहते हैं, कुछ प्रोडक्शन करना चाहते हैं। सपोज ये प्रोडक्शन करना चाहते हैं, जैसे मान लो ये प्रोडक्शन क्या करेंगे, मान लो ये प्रोडक्शन करना चाहते हैं चेयर ही, ठीक है, चेयर ही देख लेते जो हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में लिया था। तो ये चेयर मतलब फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, फर्नीचर मैन्युफैक्चर करना चाहते, तो ये जब अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन से लोकेशन में इनको अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाना चाहिए, ठीक है। और मतलब लोकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होता है, तो सबसे पहले देखेंगे लोकेशन फैसिलिटी। लोकेशन फैसिलिटी वो देखेंगे कि कौन से लोकेशन में हम लोग अपना जो बिजनेस है उसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि कंपनी है, चेयर वगैरह मैन्युफैक्चर हो रही है, या फिर चेयर की जगह ये लिख देते हैं फर्नीचर, हर तरह का फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग। तो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, या फिर ऑयल मैन्युफैक्चरिंग भी देख सकते हो, कुछ भी देख लो, ठीक है, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मतलब तेल का जो फैक्ट्री है वो लगाना चाहती है, तो देखो बड़ा बड़ा कंपनी है, बड़ा आउटपुट है, मतलब काफी ज्यादा चीज मैन्युफैक्चर, मतलब ही वहां पर फैक्ट्री का बात आ जाएगा, ठीक है। फैक्ट्री में क्या होगा, प्लांट होगा। प्लांट का मतलब क्या होता है, एक मशीन का मतलब प्लांट नहीं होता, जब बहुत सारा मशीन लाइन बाय लाइन लगा हुआ है किसी एक जगह पे, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्लांट, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो फिर उनको क्या देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम लोग अपना प्लांट को लगाए, क्या क्या प्लांट हमें चाहिए और किस तरह से लगाए, इसको बोला जाता है प्लांट लेआउट। लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज देखना पड़ेगा, चीज हमें पता है कि क्या होता है, फैक्ट्री में प्लांट लगा हुआ रहता है, तो इसका प्लानिंग करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड प्लांट लेआउट, ठीक है। कि किस तरह से हम लोग जो है अपना मशीन लगाए, मान लो यहाँ पर मशीन ए, ठीक है, फिर यहाँ पर बी, फिर यहाँ पर सी लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर डी लगाना पड़ेगा। तो किस तरह से होगा, किस तरह से प्लांट लेआउट होगा, वो हमें देखना पड़ेगा, कौन सा कहाँ पर लगाना चाहिए मशीन, ठीक है, इसका एक प्लान होना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड प्लांट लेआउट। और बहुत सारा मशीन जब एक जगह पर रहेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे प्लांट, ये एक प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। तो प्लांट लेआउट इसका हमें सोचना चाहिए, ठीक है, प्लांट लेआउट। और उसके साथ साथ हम लोग लिखेंगे प्लांट लेआउट एंड मेटेरियल हैंडलिंग, ठीक है। जो भी हम लोग मेटेरियल ला रहे हैं उसे सही तरह से रखना पड़ेगा, जो कि तुम लोग कॉस्ट में, मेटेरियल कॉस्टिंग में पढ़ चुके हो। मेटेरियल को अगर हम लोग सही तरह से हैंडल नहीं करेंगे तो इससे हमारा लॉस होगा, ठीक है। तो मेटेरियल हैंडलिंग भी होना चाहिए प्लांट लेआउट के साथ साथ। तो प्लांट लेआउट एंड मेटेरियल हैंडलिंग। उसके बाद क्या होगा, क्या बनाना है, ठीक है, किस लिए हम लोगों ने कंपनी, जैसे अगर तेल मैन्युफैक्चर करना है या फिर फर्नीचर, तो अगर फर्नीचर मैन्युफैक्चर वगैरह कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट डिजाइन भी होगा, ठीक है। तो किस तरह का हम लोग प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, किस तरह का चेयर बनाना चाहते हैं, किस तरह का टेबल बनाना चाहते हैं, 3 सीटर टेबल होता है, 4 सीटर होता है, 5 सीटर होता है, ठीक है। तो या फिर सिंगल चेयर टेबल चाहिए हमें, किस तरह का, क्या क्या प्रोडक्ट हम लोग बनाना चाहते हैं, दैट इज प्रोडक्ट डिजाइन। उसके बाद ये सोचना चाहिए, ये जो लाइन बाय लाइन हम लोग कर रहे हैं इसी तरह से ही हमें यहाँ पर 8 पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो पहले हम लोग लोकेशन चूज करेंगे कि कहाँ पर स्टैब्लिश करेंगे अपना ऑर्गेनाइजेशन, फिर वहां पर प्लांट लगवाएंगे, तो प्लांट का लेआउट सोचना पड़ेगा। आफ्टर दैट क्या 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 प्रोडक्ट, मतलब जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें कोई प्रोडक्ट जो बन रहा है उसका डिजाइनिंग अगर होगा तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग सोचना पड़ेगा कि किस तरह का प्रोडक्ट डिजाइनिंग हम लोग चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस डिजाइनिंग, प्रोसेस डिजाइन करना पड़ेगा, मतलब किसके बाद कौन सा प्रोसेस होगा, ठीक है, किसके बाद कौन सा प्रोसेस होगा। जैसे अगर पहले कटिंग होगा, फिर उसके बाद उसे जोड़ा जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद किस तरह से होगा। अगर मान लो प्लास्टिक का चेयर हो रहा है तो प्लास्टिक मटेरियल्स पहले लाया जाएगा, फिर उसको मान लो उसे डिसॉल्व किया जाएगा, मतलब लिक्विड किया जाएगा, फिर उसको एक पर्टिकुलर जगह पे उसका जो मतलब छाछ होता है, ठीक है, उसके अंदर डाल के उसका एक मतलब स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, फिर उसको सपोज सुखाया जाएगा, ठीक है, जैसा भी होता है। तो उस तरह से फिर, या फिर लकड़ी का चीज है तो कैसे कटिंग होगा, फिर बार्निश किया जाएगा, मतलब उस पर कलर किया जाएगा,
कैसे कैसे होगा जो भी चीज मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो प्रोसेस डिजाइनिंग, कौन से प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस होगा, जो तुम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ चुके हो कि पहले कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा, उसके बाद पैकेजिंग होगा। ठीक है, तो कैसे होगा, जैसे मान लो अगर ऑयल इंडस्ट्री है तो पैकेजिंग कैसे होगा, बॉटल मतलब जो बॉटल होता है उसमें भी ऑयल मिल जाता है, अभी तो प्लास्टिक के बॉटल में, पहले जो है कांच के बॉटल में भी आता था। ठीक है, अब मान लो पाउच जो अभी तो प्लास्टिक में आता है मैक्सिमम केस में। ठीक है, क्योंकि बॉटल वाला प्राइस ज्यादा होता है और प्लास्टिक के पैकेट में जो आता है उसका प्राइस थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, तो अब हमें कैसा प्रोसेस डिजाइन करना है, तो अगर हम लोग बॉटल में भी ऑयल जो है वो बेचना चाहते हैं और प्लास्टिक वाला भी करना चाहते हैं, तो कौन सा प्रोसेस आगे होगा, कौन सा प्रोसेस बाद में होगा, दैट इज प्रोसेस डिजाइनिंग। ठीक है, ये करना पड़ेगा। लास्ट लास्ट बोल रहे, सॉरी, नेक्स्ट उसके बाद हो रहा है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, अब ये क्या है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का मतलब किस तरह से प्रोडक्शन होगा, कितने लेबर को रखेंगे, कितने टाइम काम करवाएंगे, क्या क्या शिफ्टिंग होगा, क्या नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़ेगा, मतलब क्या प्लानिंग क्या है। ठीक है, किस तरह से एग्जीक्यूशन करना है, क्या ऑर्डर है, उसके हिसाब से हम लोग अपना प्लानिंग और कंट्रोलिंग रखेंगे, ऑर्डर ज्यादा है कम है। ठीक है, तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल ये आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट में। आफ्टर दैट जो प्रोडक्ट बन गया, नाउ हम लोग चेक करना चाहिए कि क्वालिटी कैसा है। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ेगा, मतलब चेक करना पड़ेगा कि क्वालिटी कैसा है। ठीक है, अब उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल के बाद मटेरियल मैनेजमेंट आता है। ठीक है, अब एक बार का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, तो क्या मटेरियल वगैरह को ऐसे ही फेंक के रखे, नहीं, उसको मैनेज करके रखना पड़ेगा ना, जो चीज बच गया उसको सही तरीके से रखना पड़ेगा अच्छे से, ताकि हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तब हम लोग उसे यूज कर पाएंगे। तो मटेरियल मैनेजमेंट होना चाहिए। और मटेरियल मैनेजमेंट कैसे होगा, इसका पूरा चीज तुम लोग ग्रुप 1 में कॉस्टिंग में मटेरियल मैनेजमेंट मतलब मटेरियल कॉस्टिंग में पढ़ चुके हो कि किस तरह से हमें मटेरियल को मैनेज करना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल होगा, मिनिमम स्टॉक लेवल होगा, क्या लीड टाइम होगा, कब ऑर्डर करेंगे कब नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारा चीज हमें देखना पड़ेगा। स्टोरेज कैसा होगा, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे होगा, कैरिंग कॉस्ट कैसे, पूरा ये मटेरियल का मैनेजमेंट जो है वो हमें देखना पड़ेगा। और लास्ट में आता है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस मैनेजमेंट। अब ये क्या है, मेंटेनेंस मैनेजमेंट का मतलब है कि हम लोग जो मशीन वगैरह यूज कर रहे हैं उसे भी तो मेंटेन करना पड़ेगा, जो भी प्लांट मशीनरी है उसे भी तो मेंटेन करना पड़ेगा, कभी कभार उसे भी ऑयलिंग वगैरह करना पड़ेगा, रेस्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज मशीन जो है वो तो खराब हो जाएगा। तो मेंटेन करना पड़ता है। जैसे मान लो घर पे अगर हमारा फ्रिज, नॉर्मल सा चीज ही देख लो, फ्रिज अगर है तो उसे भी तो कभी कभार साफ सफाई करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ेगा, तभी अच्छा रहेगा। ठीक है, घर भी अगर हम लोग कलर नहीं करवाते हैं तो घर खराब हो जाता है। ठीक है, तो मेंटेन करना पड़ता है। एसी का तो मेंटेनेंस होता ही है कि उसे साफ करना पड़ता है। ठीक है, मेंटेन करने के लिए बुलाना पड़ता है। जैसे लिफ्ट वगैरह लगा हुआ रहता है बिल्डिंग में तो उसको भी मेंटेन करना पड़ता है, अदरवाइज वो यूजेबल नहीं रहेगा, खराब हो सकता है। तो मेंटेनेंस हर एक रेस्पेक्ट में हो सकता है। वैसे कंपनी के केस में फैक्ट्री वैक्ट्री लगा हुआ है तो कितने सारे मशीन्स है, सब टेक्निकल चीज वगैरह है तो वो सब क्या करना पड़ेगा, मैकेनिकल चीज वगैरह है तो वो सब मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट को हमें याद रखना पड़ेगा। तो कोई भी अगर बिजनेस करने जाएगा तो मिस्टर एक्स के रेस्पेक्ट में सोचो, उनके दिमाग में ये चलेगा कि कहाँ फैक्ट्री लगाए, फिर कैसे फैक्ट्री में कौन सा प्लांट आगे पीछे कैसे लगेगा, क्या सीक्वेंस में लगेगा। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो यहाँ से रॉ मटेरियल यहाँ जा रहा है तो कैसे सीक्वेंस में लगाए ताकि कॉस्ट इफेक्टिव हो, प्लांट लेआउट हमें सही तरीके से सोचना चाहिए। देन प्रोडक्ट डिजाइनिंग, कैसा प्रोडक्ट बनाए, कैसे प्रोसेस डिजाइन करें, मतलब कौन से प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस करें, जो कि प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। किस तरह से हम लोग प्रोडक्शन प्लानिंग करें, मतलब कितना लेबर को लगाए, कैसा शिफ्टिंग होगा, 8 घंटा 10 घंटा ओवर टाइम करवाना है, डिपेंड ऑन द डिमांड, मार्केट डिमांड। ठीक है, क्या ऑर्डर है उसके ऊपर, क्वालिटी सही हो रहा है कि नहीं, तो क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ेगा, मटेरियल को मैनेज करना पड़ेगा, और मेंटेनेंस मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये अगर मिस्टर ए के रेस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे तो हमें आराम से याद रह जाएगा ये स्टोरी अगर देखेंगे। ठीक है, अब यही पॉइंट जो है ये यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, जो फंक्शंस बोला जाएगा ऑपरेशन मैनेजमेंट का। तो फंक्शंस में सबसे पहले देखो, तुम लोग को याद भी हो गया होगा, सबसे पहले मिस्टर एक्स क्या ढूंढ रहा था कि कहाँ पर उसे फैक्ट्री लगाना चाहिए। ठीक है, पोजीशन, तो पोजीशन को यहाँ पर बोलेंगे लोकेशन फैसिलिटी।
फिर जैसे ही उनको लोकेशन हो मिल गया, अब वो अपना फैक्ट्री लगवाएंगे, तो वहां पर फैक्ट्री में सबसे पहले फैक्ट्री किसको बोलते हैं, जहां पर बहुत बड़ा बड़ा मशीन वगैरह लगा है, यानी प्लांट लेआउट। ठीक है, कहां पर कौन सा प्लांट लगेगा, प्लांट लेआउट एंड मेटेरियल हैंडलिंग। ठीक है, अच्छा उसके बाद सी नंबर पॉइंट में जैसे ही प्लांट वगैरह लग गया, अब कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, उसका क्या बनेगा, प्रोडक्ट डिजाइन। ठीक है, लाइन बाय लाइन ही हमें याद रखना है। प्रोडक्ट डिजाइन के बाद प्रोसेस डिजाइन, प्रोडक्ट तो चूज कर लिया कैसे बनाना है, नेक्स्ट हम लोग प्रोसेस डिजाइन करेंगे कि कौन से प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस होगा। ठीक है, अब प्रोसेस डिजाइन के बाद हो जाएगा प्रोडक्शन प्लानिंग। ठीक है, किस तरह से इस पूरे चीजों को एग्जीक्यूट करें, दैट वो प्लान को हम लोग बोलेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ऐसे बोलेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट बन के आया उसका क्वालिटी भी चेक करना चाहिए, क्वालिटी भी तो सही होना चाहिए, तो क्वालिटी कंट्रोल। अच्छा, क्वालिटी के बाद मेटेरियल का मैनेजमेंट, ये सब तो हो गया। अब जो बचा हुआ मेटेरियल है उसको भी तो मैनेज करके रखना पड़ेगा, तो मेटेरियल मैनेजमेंट। और लास्ट पॉइंट हो जाएगा मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस मैनेजमेंट, जो कि मशीन वगैरह मेंटेन के लिए बोला जा रहा है। मशीन वगैरह हो गया, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल वायर्स के थ्रू से मशीन वगैरह चल रहा है, वो भी चेक करना चाहिए सही है खराब है, चेंज वेंज करवाना है, इतना बड़ा फैक्ट्री चल रहा है, पावर जो पावर कंट्रोलिंग वगैरह सही है कि नहीं, दैट इज द मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस भी हमें चेक करना चाहिए। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट जो है, ये 8 पॉइंट अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग अपना जो ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो यूटिलाइज, मतलब जो हमें स्कोप मिल रहा है ऑपरेशन मैनेजमेंट को लगा के जो हमें स्कोप अचीव कर पा रहे हैं, वो तभी कर पाएंगे अगर ये 8 फंक्शन हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 8 फंक्शन अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमारा जो स्कोप है वो हम लोग देख पाएंगे कि ऑपरेशन मैनेजमेंट अप्लाई करके क्या बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर शायद होगा, ये देखो लोकेशन, ये देखो यहाँ पर दे रखा है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। ये देखो ये वाला चार्ट भी तुम लोग देख सकते हो, लोकेशन फैसिलिटीज, प्लांट लेआउट एंड मटेरियल मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, मटेरियल मैनेजमेंट, मेंटेनेंस मैनेजमेंट। ठीक है, ये 8 जो है, ये 8 फंक्शंस जो है ये अप्लाई होता है प्रोडक्शन करते वक्त, अगर हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट अप्लाई करेंगे तो स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक ही पढ़ रहे हैं, यानी इंट्रोडक्शन पार्ट जो है, ये देखो इंट्रोडक्शन पार्ट जो है ये हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोगों ने कहा तक कंप्लीट किया वो दिखा देते हैं, ये देखो ये डन। ठीक है, ऑपरेशन मैनेजमेंट का पूरा इंट्रोडक्शन जो है वो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट दिन हम लोग करेंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट वर्सेस ऑपरेशन मैनेजमेंट, पॉइंट 2, 3, 4। ये देखो यहाँ पर एक बार चेक कर लो तो समझ जाओगे। ये देखो प्रोडक्शन मैनेजमेंट वर्सेस, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अगर तुम लोग चाहो तो मैट से यहाँ तक एक बार रीड करके देख सकते हो, लेकिन नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर मन हो तो एक बार पढ़ के देख सकते हो। और उसके बाद बस इतना सा ही बाकी है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट वर्सेस ऑपरेशन मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन और रिसेंट ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, ये होने से स्टडी नोट 1 जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जहां से सिर्फ थियोरिटिकली आता है, कुछ मैथमेटिकल नहीं आता है, लेकिन ये बेस है ऑपरेशन मैनेजमेंट का। आफ्टर दैट यहाँ से कुछ, यहाँ पर ये जो चैप्टर है यहाँ पर तुम लोग को कुछ न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएगा, तो यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा स्टडी नोट 2 से। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, तो इसको तुम लोग देखो अच्छे तरीके से।